हफ्ते के पहले दिन आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन, मुश्किल भरा दिन आज बाजार के लिए, जहां तेज गिरावट होती दिख रही है, लगभग चौतरफा बिकवाली का माहौल। ऐसे में आखिरी 1.5 घंटे में आएगी कुछ रिकवरी या फिर रहेंगे दबाव में? क्या करें कल की तैयारी और कैसे रहेगा बचे हुए 1.5 घंटे का ट्रेड रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, इस साल की सबसे बड़ी परसेंटेज वाइज देखें तो इस साल की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट आज आपको बाजार दिखा रहे हैं। 1700 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक आते हुए दिख रहा है, जो सुबह हम इंपॉर्टेंट लेवल्स अनिल जी बात कर रहे थे उसके भी नीचे। बजट डे का जो लो था उसको भी फिलहाल बैंक निफ्टी ने ब्रेक करा है। निफ्टी पर अगर आप नजर डालें तो 500 पॉइंट्स की गिरावट यहां पर भी आपको आती हुई दिख रही है। और जैसा अनिल जी बता रहे थे, चौतरफा तेजी है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स इस गिरावट को लीड कर रहे हैं, पर कुछ बाजार के फेवरेट सेक्टर्स जैसे कि मेटल्स, जहां पर जबरदस्त एक्शन बना हुआ था, वहां पर भी आज भारी मुनाफा वसूली दिख रही है। मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी गिरावट का ही रुझान आते हुए दिख रहा है। तो चौतरफा तेजी बाजार में 48,000 के नीचे सेंसेक्स भी आपको आते हुए दिख रहा है और इस साल परसेंटेज वाइज सबसे बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। अनिल जी, शो की शुरुआत करते हैं सर, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो गिरावट आप बाजार में आते हुए देख रहे हैं, इसके बड़े विलेंस कौन से हैं? दीप, जो सबसे बड़े विलेन के तौर पर है वो तो कोरोना ही है, और एक साल पहले लगभग यही हाल था। कोरोना का जो डर था वही डर आज फिर से हावी होता दिख रहा है। रिकॉर्ड मामले 1,70,000 नए मामले कल आते हुए दिखे हैं देश भर में, और 60,000 से ज़्यादा मामले आपको महाराष्ट्र में आते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ा डर है। तो देश भर में कोरोना का विस्फोट और साथ ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर किसी वक्त फैसला आने की आशंका, ये दो बातें हैं जिनसे बाजार पर जबरदस्त दबाव बनता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ वो कहते हैं कि जब खराब खबरें आनी हो तो एक साथ आती दिखती है। आप देख सकते हैं 100-125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है। यूरोप, एशिया, सब जगह कमजोरी का माहौल है। साथ ही चाइना से जो मेटल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर खबरें आती दिख रही है, वो भी मेटल शेयरों पर और कमोडिटीज़ पर दबाव बनाने का काम करी। तो सारे ट्रिगर्स एक साथ आते दिख रहे हैं। शुक्रवार के सेशन में FIs की तरफ से फिर से बिकवाली होती दिखी। कैश मार्केट में भी, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी, तो कहीं कोई सपोर्ट उनकी तरफ से आ नहीं रहा, और घरेलू फंड तो पहले से हाथ खींच कर ही बैठे हैं। तो दोनों ही तरफ से खरीदारी का सपोर्ट है नहीं। तो जब फ्लोज भी नहीं हो और ऐसे में जो ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन लेकर गए हैं शुक्रवार को, उनकी बिकवाली का जो दबाव बना है, अनवाइंडिंग प्रेशर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो होता हुआ दिखा है, वो बाजार पर हावी होता दिख रहा है। तो आज की गिरावट के ये 4 बड़े कारण, बड़े विलेन जो आप कहना चाहें, जिसकी वजह से मंदी वाला मंडे आज आपको नजर आ रहा है। दीप, बिल्कुल सर, सही शब्द आपने यूज किया, मंदी वाला मंडे। और काफी तेज गिरावट है। मिड कैप्स में भी देखें, स्मॉल कैप्स में भी देखें, अक्रॉस सेक्टर्स देखें, सभी इंडेक्सेस पर दबाव आ रहा है। और सर निफ्टी, बैंक निफ्टी की तो हम बात कर ही रहे थे, सुबह बजट डे लो बैंक निफ्टी ने टच किया। पर निफ्टी की भी बात करें तो जो वो 3 हफ्ते पहले भारी गिरावट आई थी, जब पहले कोरोना के डर आए थे, तो उस दिन का लो था 14,264। आज का लो भी निफ्टी का उसके बस 20 पॉइंट ही दूर है। तो ऑलमोस्ट वही लो आज निफ्टी ने भी टेस्ट करा है ऑन इंट्राडे बेसिस। कैसे समझे अब इस एक्शन को? क्या गिरावट पूरी तरह फैक्टर इन हो गई है या फिर डर और भी है अभी? दीप, सुबह सुबह आज आपका पहला जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन था वो ये कि आज इतना बड़ा गैप मिल रहा है, क्या खरीदारी करनी चाहिए तुरंत? तो इसलिए मैंने कहा कि पिछली बार जब आपने हवाला दिया था कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो मैंने कहा भी था कि डरना घबराना नहीं है, तुरंत खरीदना है, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी दिखी। लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस मेरा भी गायब था और वो कॉन्फिडेंस बाजार का भी गायब देख रहे हैं। क्योंकि एक बार लग रहा था उन लोज के आसपास बाजार फिर से आना चाहिए। 14,250, 14,350 ये मजबूत सपोर्ट रेंज है जहां तक बाजार पहुंचने की कोशिश कर सकता है, और मेरा ये मानना है कि वहां तक पहुंच चुका है। तो अब एक बड़ी चीज जो बताना चाहता हूं दीप, वो ये है कि अब फ्रेश मंदी, जो होना था वो हो गया, जो होना है वो हो के रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब फ्रेश मंदी हमें तभी सोचनी है जब निफ्टी 14,200 के नीचे बंद हो और 14,200 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखे। वैसे तो वो लेवल 14,250 है। मैं 50 पॉइंट का एक एडिशनल कुशन लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि 25-50 पॉइंट इतनी बड़ी गिरावट में ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। तो अब आपको फ्रेश मंदी का व्यू तभी बनाना है जब निफ्टी 14,200 को तोड़े और 14,200 के नीचे बंद होने के संकेत दे, तो सोचिए। और तब आपको 13,750, 13,800 तक के आसपास के लेवल की तैयारी रखनी है। यानी कि फिर वहाँ से
करीबन करीबन 400 साढ़े 400 पॉइंट की जगह और खुलेगी अगर हम 14,200 के नीचे अगर बंद होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि 14,250 14,350 ये एक आखिरी सपोर्ट रेंज है। अगर बाजार को घूमना है, सपोर्ट लेना है, तो इससे बढ़िया जगह मिलेगी नहीं, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आखिरी मौका है बुल्स के लिए या फिर रिकवरी की उम्मीद करने वाले लोगों के लिए कि एक नॉन स्टॉप 500 पॉइंट की गिरावट होने के बाद शायद आपको 100-150 पॉइंट की अगर रिकवरी की उम्मीद है, जो कि 14,500 14,525 तक की हो सकती है, तो वो यहीं से होनी है। तो अब जो जहां जिन लेवल्स पे हैं उन पर आपको फोकस करना है। नीचे 14,200, ऊपर 14,550, इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। छोटी और करने की कोशिश करूं, 14,250 14,500, इस रेंज को ट्रेड करना है। तो मेरा ये समझना है इन लेवल्स के आसपास फ्रेश मंदी करना, बेचकर निकल जाना थोड़ा सा रिस्की है। एक बाउंस का इंतजार करें, उस बाउंस में बेचें। 100-150 पॉइंट का बाउंस आपको मिल सकता है, वहां पर बेचें। फ्रेश मंदी करनी है, फ्रेश 14,250 को टूटने दें, और अगर 14,200 के नीचे आज बंद होते हैं तो फिर आप 400 पॉइंट के लिए 500 पॉइंट के लिए और मंदी का सोच सकते हैं। लेकिन अब 14,200 14,250 नहीं टूटता है तो अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इतना संभाल लिया तो अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी तेज़ी की पोजीशन फंसी हुई है और रिकवरी दे बाजार, तो उस रिकवरी में फिर आप हल्के होने की कोशिश कीजिए। अगर आपके भाव के आसपास आए, रीजनेबल लॉस में हो, तो एक बार आप एग्जिट करने का सोच सकते हैं। सिंपल ये स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स को रखनी चाहिए। बात जहाँ तक निफ्टी की है, बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है दीप, मुश्किल है बैंक निफ्टी। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जब तक मुझे कोरोना ठंडा पड़ता हुआ या काबू में आता हुआ नहीं दिखे तब तक बैंक निफ्टी में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि किसी भी लेवल को मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनूं। आज 31,125 31,300 वो बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल लग रहा था कि चलिए 1200-1300 पॉइंट गिर भी जाएगा। कल आप बंद हुए तो 32,450 के आसपास, वहाँ से अगर आप 1,300 पॉइंट गिर भी गए तो उससे ज़्यादा तो क्या, लेकिन उससे ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। उससे ज़्यादा 1,700 पॉइंट होते हैं जो हमारी स्क्रीन पर है। इसलिए बैंक निफ्टी की तो जो वीकनेस है और वो भारी पड़ती दिख भी रही है निफ्टी पर भी, तो मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी में अब भी मेरे लिए कहना मुश्किल है कि क्या इन लेवल्स के आसपास रुक सकता है। बजट के दिन के पहले के लोज हैं, अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, लेकिन कॉन्फिडेंस रिकवरी का बैंक निफ्टी में मुझे अभी भी आता नहीं है। आएगी रिकवरी, वो शार्प होगी, निफ्टी से ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी एक फोकस क्लियर रखेंगे, खरीदना है तो निफ्टी ही खरीदेंगे या निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स ही खरीदेंगे तो सिर्फ खरीदेंगे हम फार्मा, FMCG, IT, सीमेंट और कुछ हद तक मेटल्स। इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। बाकी हॉस्पिटल और पैथलेब वाले जो स्टॉक्स हैं वही खरीदेंगे। लेकिन एक रिकवरी के लिए भले आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग शेयर या फिर NBFC में रिकवरी देख लें, लेकिन वो टिकाऊ होगी इसमें संदेह। तो इसलिए फोकस क्लियर कट रखें। अगर डायरेक्शन मंदी की तरफ करना है तो आपको पता है क्या बेचना है, और डायरेक्शन तेजी की तरफ रखना है तो आपको पता है क्या खरीदना है। लेकिन ओवरऑल आराम से शांति से बैठें, जो पोजीशन है उसे हैंडल करें। नया बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश में न करें। संभाल पाएँ वही काम करें, ना संभाल पाएँ उसमें कोई ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठिए और ये टाइम भी निकल जाएगा दीप, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास कोई सपोज आपके पास कोई स्टॉक ऐसा रह गया, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक रह गया आपके पास में, कोई 600 रुपये का, या आई डोंट नो अभी ICICI बैंक क्या भाव चल रहा है, 535, हाँ समझिए 600 रुपये का रह गया, 10% ऊपर का ICICI बैंक रह गया, तो कोई ऐसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं। न मार्केट बंद हुआ है, न ICICI बैंक बंद हुआ है। अगर आपकी होल्ड करने की ताकत है तो ICICI बैंक आपको वापस 600 भी दिखेगा, 625 भी दिखेगा, 650 भी दिखेगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई अच्छा स्टॉक है और गिरा है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो NBFC हो, होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपके 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, वो पता नहीं, या 3 हफ्ते लगे, ये पता नहीं, लेकिन आपके हर चीज़ के, हर अच्छी चीज़ के दाम वापस आएंगे। इसलिए डरिए, घबराइए मत। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो आपको पता होना चाहिए बैंक से NBFC में लॉन्ग नहीं करना है। बाकी जगह आपके पास लॉन्ग करने के लिए काफ़ी कुछ है। तो बाजार 2 टुकड़ों में है, वो टुकड़ों के हिसाब से लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना है तो आपको पता है IT, फार्मा, FMCG है। शॉर्ट साइड पर बैंक से NBFC है। जी दीप, बिल्कुल मौके हैं इस बाजार में, बस आपको जानना है कहां पर देखना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। अपना आराम से मार्केट का मूड माहौल समझकर ही ट्रेड करें। 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर वायदा कारोबार का सर्किट लग चुका है, यानी कि 10% से ज्यादा की गिरावट, और उसके बाद 20 और ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आपको 8 से 9% की गिरावट इस समय आती हुई दिख रही है। तो वहां पर भी खतरा है कि अगर और फ्रेश सेलिंग इन लेवल से आती है तो आपको वहां पर मूव आते हुए दिखेगा। तो तेज गिरावट वाला बाजार है, थोड़ा सोच समझकर पोजीशंस अपनी बनानी है। आइए कुछ कॉल्स भी तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलते हैं सचिन जी के पास, BTSTT।
बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि मार्केट में अगर खरीदारी करना है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है एंड काफ़ी सिलेक्टिव पॉकेट्स में ही रहना है, तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि आईटी में एक अच्छा पुल बैक वापस मिल चुका है। एक काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है एंड जिस तरीके से टेक महिंद्रा में पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट हुआ था, वो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा पुल बैक आया है, तो मुझे लग रहा है ये इस पर्टिकुलर पुल बैक को कैपिटलाइज करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1025 के आसपास फ्यूचर्स में एंड खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, लॉन्ग पोजीशन बनानी है टेक महिंद्रा इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस 1025 का होगा और टारगेट होगा 1070 का। मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक होने के बाद जो ब्रेकआउट हुआ था उसी में ये पर्टिकुलर ट्रेंड वापस रिज्यूम होनी चाहिए। सो अच्छा मौका मिला है जिसे कैपिटलाइज करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस ऐड करके। ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा पर खरीदारी की राय। आईटी फार्मा ही आज का फ्लेवर रहा है अगर आप बाय कॉल्स की तरफ जा रहे हैं। आइए आपको बता दें कौन से इवेंट्स हैं कहां पर आपको रखनी है नजर आने वाले दिनों के लिए, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और कुशल हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नंबर्स आने वाले हैं। फाइनल डिविडेंड पर बोर्ड बैठक भी है जिस पर नजर है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर क्यूआईपी के फाइनल इशू साइज और प्राइस पर बोर्ड बैठक पर नजर रहेगी। फरवरी आईआईपी और मार्च रिटेल महंगाई दर के आंकड़े भी आज शाम आते हुए दिखेंगे। वहीं 13 अप्रैल मंगलवार के दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी और महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का त्योहार भी मनाया जाएगा। इंडिग्रिड का राइट्स इशू बंद होगा कल के दिन। इशू प्राइस 110 रुपए प्रति यूनिट की तय की गई है। वहीं हिंदुस्तान जिंक पर भी फोकस रखना होगा। विनिवेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। बुधवार 14 अप्रैल के दिन निफ्टी में इन्फोसिस और कैश मार्केट में टाटा मेटलिक्स RIIL के नतीजे आते हुए दिखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर घरेलू बाजार बंद रहेंगे। वहीं 2 बैंकों के निजीकरण पर नीति आयोग RBI समेत विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, इस पर भी नजर रहेगी 14 अप्रैल के दिन। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर आने वाले दिनों के लिए। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं आज बाजार खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स आए जो खबरों में रहे हैं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले JSW स्टील को नजर रखिए क्योंकि यहां पर Q4 में जो LIC है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 4.02% से बढ़ाकर 4.8% कर दी है, तो इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रहेगा। साथ ही अगर आप डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हो रही है और यहाँ पर स्पुतनिक 5 के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर चर्चा जो है वो संभव है। इसके अलावा NMDC सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है कि अगले हफ्ते डिविडेंड देने के लिए बोर्ड बैठक हो सकती है और यहाँ पर सरकार ने 300% डिविडेंड पर विचार करने को कहा है, तो ऐसा सूत्र बता रहे हैं NMDC के केस में। साथ ही गेल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये बन रहा है। कोजेंसिस के हवाले से एक खबर आ रही है कि गेल जो है फार्मा कारोबार में उतर सकती है, तो यहाँ पर इनके लिए एक नई बिजनेस लाइन का जो डिवीजन है वो कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर इक्वेया की जो सब्सिडरी है, कंसल्टेंसी फर्म है, लाइफ साइंस कंसल्टेंसी फर्म है, उसको इन्होंने इसकी जो सब्सिडरी है उसको चुना है फार्मा कारोबार की प्लानिंग करने के लिए। यही नहीं, अगर आप प्राज इंडस्ट्रीज को भी देखें तो एथनॉल प्लांट लगाने के लिए इनको भी ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है, तो इस वजह से भी ये फोकस में है। साथ ही रत्नमणि मेटल्स भी करीब 600 करोड़ के घरेलू ऑर्डर्स इनको मिलते हुए नजर आए हैं। सूर्य रोशनी के लिए भी पॉजिटिव ऑर्डर अपडेट है, करीब 300 करोड़ के ऑर्डर इनको नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पाइप के लिए मिलता हुआ दिखा है। और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो शोकॉज नोटिस जारी किया था लाइसेंस फीस अपनी देने के लिए 7 सर्कल्स में जो इनकी ड्यू थी, कुछ खबरें जो आ रही थी उस पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी किया और ये इन्होंने कहा है वोडाफोन आइडिया ने कि 15 अप्रैल तक ब्याज के साथ ये लाइसेंस फीस का भुगतान जो है कर देंगे। और अंत में कोफर्ज, यहाँ पर SL के ग्लोबल सोल्यूशंस नामक एक कंपनी में इन्होंने 80% हिस्सेदारी खरीदी है, जिसमें पहला जो 60% है कैश कंसिडरेशन है करीब 918 करोड़ रुपए का और बाकी जो 20% है वो अगले 2 साल में ये खरीदते हुए नजर आएंगे। तो ये कोफोर्ज पर अपडेट है। तो ये हैं वो तमाम खबरें जिन पर आज रहेगा एक्शन। हो चुका है थोड़ा और होना बाकी। बाजार है स्टेबल, 14,300 के आसपास वक्त बिताने की कोशिश, जो रेंज है
14,250 275 नीचे और ऊपर 14,350 375 इस रेंज में निफ्टी नाप तोल करता हुआ ताकत की बचे हुए 1.5 घंटे के लिए क्लोजिंग के बेसिस पर। और बैंक निफ्टी नीचे 30,600 ऊपर 30,900 इस रेंज में ताकत आजमाइश करता हुआ। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आशु सर और सचिन जी तो है ही हैं, आपको बिगुल बजवा ही चुके हैं, किरण जी भी हमारे साथ हैं, आप सबका स्वागत है। आशु सर, कौन सा वक्त है, देने का या लेने का? अनिल जी, ये थोड़ा सा मुश्किल कॉल है। मैं 2-3 चीजें शेयर करूंगा जी। एक तो अनिल जी, जो पिछले 3 बार से हमारी बात हो रही थी कि 15,000 जितना मर्जी अच्छा लगे आपको मार्केट इंड्यूस करेगी लेने के लिए, लेकिन उस भाव पे लेना नहीं है, क्योंकि वहां पे आप फंसेंगे ही फंसेंगे। रीजन कोई भी बने अनिल जी, रीजन कुछ भी बन सकता है। तो अनिल जी, ये चौथी बार वो हो गया जो 15,000 के पास फिर कंफर्ट आता है। आपने देखा 14,400, बट अनिल जी 14,400 से पे हम ये भी बोलते हैं साथ साथ कि 14,400 पे भी मार्केट इंड्यूस करेगी आपको बेचने के लिए, लेकिन बेचना नहीं है। जो कि आपने अनिल जी, मैंने आपकी सुबह की कमेंट्री सुनी और आज शाम की भी, तो मतलब ट्रस्ट मी, ब्यूटीफुल कमेंट्री, क्योंकि आपने सुबह पहले चीज में एक बार आज दीपांशु को बोल दिया था कि आज वो कंफर्ट नहीं है। आज तो अनिल जी ऐसा है ना कि अभी तक क्या था, कोविड की वजह से मार्केट में डर लगता था। आज पहली बार ऐसा लग रहा है मार्केट की स्क्रीन देख के कोविड का और ज्यादा डर लग रहा है हमको, कि कोविड ने बहुत मतलब डरा दिया है कि मार्केट ज्यादा डरा रही है, उल्टा हो रही है। तो अनिल जी, जो 14,400 में, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ आशीष सर, लेकिन रुका नहीं जा रहा है। वाकई में पहली बार मार्केट वालों को कोविड का डर तो आज पहली बार लगा है, नहीं तो अभी तक आराम से घूम रहे फिर रहे कि ठीक है ना, जब तक मार्केट नहीं गिर रहा तब तक हमें कोविड नहीं होगा। आज मार्केट देख के पहली बार कोविड का डर लगा है। बिल्कुल 100% एक सेंटेंस में आपने जो बात की है लाजवाब एकदम। जी सर। थैंक यू अनिल जी। तो अनिल जी 14,400 पे डिसिप्लिन ये कहता है, प्रूडेंस ये कहती है कि मार्केट इंड्यूस करेगी आपको शॉर्ट करने के लिए, लेकिन वो करना नहीं है। बट हैविंग सेड दैट अनिल जी, आज 14,400 ना वॉल्यूम से टूटा है, और 14,400 वॉल्यूम से टूटने के बाद जो 14,250 280 का बैंड है, वो जो पिछला बॉटम एक बना था, अब वो बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है। और अनिल जी, जो 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं कि अगर ये वाला बैंड 250 से 400 वाला टूटता है, तो फिर वो जो 13,800 बजट वाला अनिल जी, दैट इज ऑन द कार्ड्स। अब उसका जो चीज है अनिल जी, वो हाथ में है कि वो लॉकडाउन होता है नहीं होता, क्या इफेक्ट आता है, बट अभी तो प्रॉब्लम दिख रही है। तो एक चीज ये है अनिल जी, 3 अपडेट्स हैं मेरे पास। एक जो इस बार का बियर स्प्रेड बना था राइट नाउ अनिल जी, वो लॉस में है, 14,800-600 वाला, जो हमने क्लाइंट्स को शेयर किया है कि उसको 14,600-400 में शिफ्ट कर लें, जिसकी सेफ्टी 200 तक हो जाती है। और जो आखिरी पड़ा हुआ है हमारा 250-280 के, वो रुकना चाहिए। नहीं रुका तो अनिल जी तो उसमें लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मार्केट का नीचे का घर खुल जाता है। दूसरे 2 अपडेट है अनिल जी, आपको ध्यान होगा कि लॉन्ग के साथ मैं 2 पुट्स बोल रहा था कि इस महीने के जो एक्सीडेंट हो सकते हैं, जो पहले प्रीएम्प्ट कर रहा हूं। एक है अनिल जी LIC हाउसिंग फाइनेंस, अनिल जी वो पुट 3 गुना से ज्यादा हो चुका है, और अभी भी अनिल जी जो फाइनेंशियल्स हैं खराब लग रहे हैं। और दूसरा पुट अनिल जी जो परसों दिलवाया था फ्राइडे को, वो था BPCL भी अनिल जी टॉप गेनर है। मुझे BPCL से भी डर लग रहा है, मैंने कहा भी था आपसे, मतलब माफी मांगी थी, क्योंकि आपके एक अच्छे लिस्ट के अंदर ये स्टॉक है, पर अनिल जी अच्छा स्टॉक ही ज्यादा दुख देता है और लॉस देता है। तो BPCL भी अनिल जी और खराब लग रहा है। अभी भी अगर किसी के पास पुट है 440-430 की बोली थी, जो जिसको कंफर्ट है ले ले, वो वाली पुट बेच के अनिल जी अभी भी नीचे 410 या 20 की भी ले ले, तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए पुट के साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ हेजिंग जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा अनिल जी ट्रेडर के पास लॉन्ग पोजीशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ लॉन्ग होगा। तो ये जो 2 स्टॉक्स हैं अभी भी शॉर्ट साइड पे हैं। तीसरा शॉर्ट अनिल जी एक फ्रेश कॉल है, मैं शॉर्ट कॉल देना चाहता हूं, तो अगर आप बिगुल बजाना चाहते हैं तो बजा दें, और उसके बाद बिल्कुल और भी एक मार्केट के बारे में बिल्कुल। तो आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, जो शॉर्ट करना है वो फाइनेंशियल्स में ही करना है। तो जो HDFC है अनिल जी, जो इस गिरावट के बाद मुझे लगता है कि इसमें और गिरावट आ सकती है, तो सिर्फ 20 रुपए के स्टॉप लॉस से, 20 या 25 रुपए के स्टॉप लॉस से, इनफैक्ट मैं कुणाल जी की हेल्प लेना चाहूंगा कि उसमें स्टॉप लॉस अगर वो बता पाए। 1417-18 का रेट, 2417-18 का रेट है HDFC का। तो अनिल जी HDFC को शॉर्ट करना है। नीचे तो अनिल जी सिर्फ 25 रुपए का या 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि रिवर्सल दिखता नहीं है अनिल जी आज मार्केट के अंदर। अब क्या कह सकते हैं ये नहीं, आई डोंट नो। तो अनिल जी एक तो ये स्टॉप लॉस लीजिए, और फिर उसके बाद अनिल जी मुझे आपसे फार्मा, मेटल और IT के बारे में भी बात करनी है, तो वो मैं बाद में करूंगा। लेकिन एक HDFC की शॉर्ट कॉल है, एंड स्टॉप लॉस सब्जेक्ट टू कुणाल जी लेवल। लिमिटेड इंटरवेंशन के साथ आशु जी, आपको बिल्कुल भी ये नहीं पूछ रहे हैं कुणाल जी की HDFC शॉर्ट करे या न करे। शॉर्ट करने का तो वो मन बना ही चुके हैं,
और कॉल भी दे चुके हैं। खाली आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल बताने, बस। स्टॉप लॉस का लेवल 2395 नहीं होगा, स्टॉप लॉस का लेवल होगा 2450 के आसपास, 25-30 रुपए ऊपर का दिया है, लेकिन बेहतर है एक टेक्निकल लेवल। बताइए अनिल जी। जी 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 कुणाल जी, क्या बोलते हैं? बैंक है या एचडीएफसी लिमिटेड 2400 वाला? कहाँ बैंक के चक्कर में पड़े अनिल जी? एचडीएफसी बैंक बेचने को कह रहे हैं एचडीएफसी को। एचडीएफसी बेच डालो, उस बैंक से बड़ा वो है एचडीएफसी। अनिल जी अनिल जी देखिए एचडीएफसी जी, अनिल जी देखिए एचडीएफसी का चार्ट कमजोर है, मैं पूरी तरह आशु जी के साथ हूँ, ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक समस्या है अनिल जी। हालांकि उन्होंने मेरे देखिए राय बहुत ही सीमित मांगी है, लेकिन मैं देखिए बाज नहीं आऊंगा अनिल जी अपना व्यू देने से। तो अनिल जी मेरा देखिए एक चार्ट पर सपोर्ट लेवल है 2380 का, तो मेरी राय में अनिल जी 2380 के नीचे बेचे तो मैं ज्यादा खुले दिल से समर्थन कर पाऊंगा। वैसे अनिल जी अगर बेच रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस रख लें 2445 का, 2445 2445 अगर बेचना इन्हीं स्तरों पर है तो 2445 का स्टॉप लॉस। और टारगेट अनिल जी? टारगेट देखिए मेरी राय में अनिल जी जैसे 2380 टूटेगा तो फिर टारगेट अनिल जी बनेगा 2270 का। 100 रुपए की गिरावट आएगी तो 2380 के नीचे मेरी बिकवाली की राय। तो आशीष जी यही बोलेंगे कि अच्छा 2380 के नीचे और खराब है, वहां से खराब होगा तो अभी तो बेचिए, 2380 टूटे तो और बेचिए। वो 2 बार बेच देंगे आपके चक्कर में, आपकी राय में, इसीलिए उन्होंने लिमिटेड इंटरवेंशन भी ठीक था। अब आपने दे दिया, आशीष जी बोलेंगे 2380 टूटेगा तो हम और बेचेंगे। लेकिन फिलहाल आशीष जी एक मासूम सा सवाल आया था मेरे मन में, आप कहें तो मैं पूछ लूँ। वो ये कि जैसे वो 14,900 के आसपास निफ्टी आता है, 14,850 पे आता है, आप कहते हैं कि वो इंड्यूस करेगी, लेकिन लगेगा 15,000 हो रहा है, लेना नहीं है। मतलब वो कौन सी पिक्चर में था ना वो डायलॉग, निफ्टी बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसा वाला। तो ऐसा कभी आपका मन अभी नीचे देख के ऐसा मन नहीं होता है कि 14,300 आया तो यहाँ पे तो ले लूँ? ऐसा बेचने के वक्त ऐसा मतलब कूद के आप आ जाते हो, तो लेने के वक्त कहाँ मतलब वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा फिर? नहीं अनिल जी, मैंने अभी आपको क्या बोला कि 14,400 पे बेचना भी नहीं है, बट आज पहली बार 14,400 अनिल जी वॉल्यूम से टूटा है, और ये टूटने के बाद मुझे अब अगले पड़ाव की परेशानी नजर आ रही है। नहीं तो 14,400 के ऊपर अभी भी आप क्लोजिंग पे कर देंगे तो बेचना नहीं है अनिल जी। सिलेक्ट फार्मा और मेटल्स में वापस तेजी बन सकती है और वही घूमेंगे। मैं अनिल जी अभी ये बात कर रहा था, मुझे याद है परसों फ्राइडे को दीपांशु ने मुझसे आईटी के बारे में पूछा था। अनिल जी 2-3 सेक्टर हैं जो इस वक्त सेफ हेवन लग रहे हैं, लेकिन आईटी के बारे में मेरा ये जवाब था क्योंकि वो सबको पता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने हैं और सबके पास रिजल्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक मूव आ चुकी है उसमें प्रूडेंस ये कहती है कि आप प्रॉफिट बुक करें, और वो मैंने वो बंद मुट्ठी वाला एग्जांपल भी दिया था। इसलिए मैं आईटी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन सिलेक्टिव फार्मा के अंदर अनिल जी मुझे मेटल्स में लगता है ये जो जेएसडब्ल्यू है ये अनिल जी बहुत धमाल करेगा जैसे ही मार्केट घूमेगी। मतलब इनके तो इस बार जो सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आते थे आईटी के, हमें दिखते हैं पॉजिटिव। अनिल जी जो स्टील कंपनीज के इस बार आएंगे ना वो बहुत धमाल करेंगे, बट वो लेने वाला लेवल अनिल जी अगर 14,400 के ऊपर मार्केट आता है तो बहुत ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। अनिल जी प्रॉब्लम यह है कि अगर मार्केट घटती है तो ऐसा नहीं है कि आज आप देखिए सुबह फार्मा अच्छे खुले, मार्केट नीचे आई, लेकिन फार्मा में एक वापस मूव भी आया, ऊपर गए। लेकिन अनिल जी 2 घंटे के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि अलग से ग्लेनमार्क 535 वाला वापस 512 रुपए। ऐसे बाकी भी स्टॉक्स आप देखिए, चाहे वो आईटी हो चाहे वो हो, एक बार अच्छे मूव दिखाए जिसने पहली ट्रेडिंग कर ली और दूसरी ट्रेडिंग की जब वो मूव आई तो सब आप बैठे हुए हैं। जिसका मुझे डर है कि 3.5 तक उसमें भी सेल ऑफ ना आ जाए, क्योंकि कल इस डर से कि शाम को क्या लॉकडाउन अनाउंस होगा या नहीं होगा वो तो बाद में आएगा, इस डर से अनिल जी शाम को कोई लॉन्ग पोजीशन लेके नहीं जाएगा जिसने इंट्राडे ट्रेड चाहे फार्मा में ली हो चाहे आईटी में ली हो। तो मुझे आज शाम तक के लिए तो इन दोनों में भी डर लग रहा है आज शाम तक के लिए, लेकिन ये सेक्टर्स दोनों प्रेफर्ड है तो इसमें लेना है। लेकिन अनिल जी डिप्स तो जरूर आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बट 14,400 का जो कंफर्ट था अनिल जी, जैसे मैं बोल रहा था, अगर वही चीज अनिल जी 15,000 में हम कहते थे इंड्यूस करेगी, लेना नहीं है, लेकिन 15,000 के ऊपर अगर निफ्टी चला जाता तो मैं ही आपको कहता कि नहीं अब वो निकल गया। तो वही सेम चीज इसको 15,000 में तो हुई नहीं, 14,000 ब्रीच कर दिया, 14,400 ब्रीच कर गया, तो अनिल जी वो डिस्कंफर्ट दे रहा है और दिक्कत हो सकती है। बट अगर 14,400 के ऊपर वापस आके खड़ा हो जाता है तो बेटर है। लेकिन फार्मा में और मेटल्स में एक मूव अच्छी आ सकती है वापस, लेड बाय जेएसडब्ल्यू। आप तो फिर भी ठीक है, अच्छा सोच रहे हो कि 14,400 के ऊपर खड़ा हो जाता तो ताकत दिख जाएगी। मुझे तो ताकत ही है ना 14,500 550 के ऊपर पहले दिख नहीं रही। वो मैं आगे विस्तार से थोड़ी देर में डेटा में बताऊंगा भी, जब मैं 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी दूंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। और 2:30 बजे थोड़ी देर में आपको सेठी साहब भी जुड़ते हुए नजर आएंगे, लाएंगे पकड़ के, ऐसे छोड़ेंगे नहीं सेठी साहब को। ऐसे टाइम पे तो सेठी साहब की सबसे ज्यादा जरूरत है। अनिल जी 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 जी
अनिल जी, हाँ अनिल जी सेठी साहब से याद आया, आपने मुझसे L&T हाउसिंग फाइनेंस का ही पूछा था। हाँ। अनिल जी वो 99 वाला 100 रुपए नहीं हुआ, वो हो गया। अनिल जी फिर एक लॉट में 1 लाख रुपए जाते हैं, तो L&T हाउसिंग फाइनेंस को फिर याद करा रहा हूं अनिल जी। वो आप जो मुझे बार बार पूछते हैं, मैं वो स्टॉक ले ही नहीं सकता, फाइनेंशियल तो लेने नहीं है, और L&T हाउसिंग फाइनेंस तो बिल्कुल ही नहीं लिया जा सकता अनिल जी मुझसे कभी। ठीक बात है, चलिए अपना अपना व्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये है आपके लिए इस वक्त बाजार का हाल, और कमजोरी के साथ ही ट्रेड होता दिख रहा है। चुनिंदा फार्मा शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर है, लेकिन ओवरऑल बाजार बहुत ही कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब वहीं पर फोकस करते हैं। वागले साहब जरा एक बार आरबीएल बैंक के चार्ट्स देखिए, 10% नीचे। अब कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 10% गिरने की लिस्ट में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, उनमें से एक है आरबीएल बैंक भी 190। बड़ा सपोर्ट कहां है अनिल जी? बड़ा सपोर्ट ब्रेक हुआ है जो 197 198 का था, और मुझे अगर एक ही एक्शन लेना है, इसमें बेचना है, अभी बेचना है या बाउंस पे बेचना है, ये सोचना पड़ेगा। मेरे लिए 194 196 ये कंफर्टेबल लेवल है बेचने के लिए। 198 199 वाला स्टॉप लॉस, और मुझे ये 180 178 तक जाते हुए दिखता है। ओके, तो ये है आपके लिए आरबीएल बैंक, जहां पर आपको काफी तेज गिरावट आती हुई दिख रही है। क्योंकि इतनी तेज गिरावट है सब जगह, एक दो स्टॉक्स जो होल्ड आउट कर रहे हैं उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। सिप्ला, रेड्डीज, डिवीज, ब्रिटानिया, वायदा कारोबार में ये 4 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको थोड़ी गेंस दिख रही हैं, और बढ़िया गेंस दिख रही हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स में, जहां पर 7-7.5% की तेजी है। सचिन जी जरा डॉक्टर लाल के बारे में बताएं, क्योंकि ये होल्ड आउट कर रहा है। मेट्रोपोलिस एकदम फ्लैट है, थायरोकेयर में सुबह एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, तो ऑब्वियस नेम्स है जो होल्ड आउट कर रहे हैं। डॉक्टर लाल 7.5% की तेजी, अब यहां से कैसा एक्शन है? दीपांशु, यहाँ पर आई थिंक सिलेक्टिव बेट्स ही रखने चाहिए, एंड जिस तरीके से अभी भी लाल पाथ का स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली यहाँ पर एक ओवरबॉट काइंड ऑफ अ सिचुएशन है ऑन दी इंडिकेटर्स, बट कहीं पर भी डाइवर्जेंस नहीं है, तो वो काफ़ी अच्छे संकेत है कि जो एग्जिस्टिंग अपमूव है वो लगभग मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेंडिंग मूव कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। इनिशियली मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे तो फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स नहीं करनी चाहिए, बट अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर एक पुल बैक मिल जाता है तो 32, 60, 70 के रेंज में फ्रेश लॉन्ग्स करने की मैं सलाह दूंगा। बट अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पर 3190 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करनी चाहिए, एंड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म ही रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को अभी तक होल्ड किया है, उसके ऊपर जो ट्रेंडिंग मूव चल रही है, मुझे लग रहा है जब तक इसका प्रीवियस डे स्विंग लो टूटता नहीं है तब तक ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट फिलहाल आज के सत्र में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज मूव आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुल बैक हो जाता है तो रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बेटर होगी। एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 3190 का होगा स्टॉप लॉस, एंड अगर पुल बैक मिलता है तो लगभग अराउंड 32, 60 के आसपास खरीदारी करने का ही मन करिए। बिल्कुल, पैथलैब और फार्मा शेयरों में और हॉस्पिटल शेयरों में अब भी हो रही है लगातार खरीदारी। कोरोना का असर इन शेयरों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। जाहिर सी बात है कि बिजनेस बढ़ने के जो प्रोस्पेक्ट्स ये नज़र आ रहे हैं पैथलैब स्टॉक्स के लिए, वो इन शेयरों में तेजी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन ऐसी है, और शायद दीप इसमें ज़्यादा अच्छे से बता भी पाएंगे। सिचुएशन ऐसी है कि अभी आज की तारीख में अगर आपको कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना हो, RT-PCR वगैरह करवाना हो, तो शायद लैब वाले आपके घर पर आकर सैंपल नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। कम से कम मुंबई में तो ये सिचुएशन है, यानी कि इतना ज़्यादा काम है उनके पास में कि आप लैब पर जाकर सैंपल दे आएँ तो ठीक, नहीं तो घर पर आकर कलेक्ट भी नहीं कर। दीप ये सही है ना? बिल्कुल सही है सर, घर पर तो आ ही नहीं रहे हैं। RT-PCR करने तो खैर नहीं आ रहे हैं, बाकी अगर आपको नॉर्मल ब्लड चेक्स भी कराने हैं या कोई और टेस्ट कराना है तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। और काफी सारे सेंटर्स में तो ऐसी सिचुएशन है सर कि अगर आप लैब पर जा भी रहे हैं तो आपको टोकन नंबर देंगे और कहेंगे कि 2 दिन बाद आइए, क्योंकि अगले 2 दिन के लिए हमारे जो लिमिटेड टेस्टिंग किट है वो ही पूरी तरह से बुक्ड है। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम्स हैं सर। और कई जगह ऐसा है मुंबई में, मुंबई के आसपास में, थाने वगैरह में सिचुएशन ऐसी है कि इवन कोविड टेस्ट भी 2-2 दिन तक नहीं हो रहे हैं कि आप 2 दिन बाद कोविड टेस्ट करेंगे। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये सारे पैथलैब स्टॉक्स इतने भाग रहे हैं, इतने दौड़ रहे हैं, इतनी तेज़ दौड़ लगा रहे हैं, तो मतलब ओवरबर्डन्ड है काम से। बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो उनके लिए अच्छा है, और यही स्टॉक प्राइसेस में दिख रहा है। आशु सर, इस पर कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप?
नहीं अनिल जी, देखिए जो दीपांशु ने बोला बिल्कुल, ये जो आपकी सारी स्टडी है सही है। आज एक्चुअली क्या है अनिल जी, जो मैंने बोला कि पहली बार मार्केट के डर से, मार्केट की स्क्रीन से कोविड का डर ज्यादा लगा और कई जगह फोन किया। अनिल जी इतने केसेस बढ़ गए हैं, मतलब एक ऐसे लगता है ना कोई अजीब सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। एवरी यंग पर्सन इन द फैमिली, जो नोन फ्रेंड्स रिलेटिव्स के हैं, कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव हो रहा है। सो अनिल जी इतना मतलब अक्रॉस, जैसे होता है ना चुन चुन के कोई मतलब चूज कर रहा है यूथ को, इस तरह से मतलब वायरस ऐसे कैसे कर सकता है अनिल जी? मतलब इट डिफाइज दी लॉजिक ऑफ साइंस के कैसे हो रहा है। और अनिल जी सबको बहुत परेशानी हो रही है, मतलब देयर इज ए सेंस ऑफ पैनिक अक्रॉस, चाहे वो बेड्स को लेके, मतलब आज कितने फोन आए कि वो जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, मैं तो अनिल जी ठीक से मतलब बोल भी नहीं पा रहा हूँ, राकेश जी से पूछूंगा कि उसको कोई किसी ने बोला कि जयपुर से सोर्स करवा रहे हैं एज ए प्रिकॉशनरी रखने के लिए। मतलब इस तरह की बातें और इस तरह का पैनिक हो रहा है। सो अनिल जी मतलब ये डर जो पिछली बार भी इतना नहीं लगा था, क्योंकि मतलब सब इकट्ठे लॉकडाउन में थे, बट जिस तरह का ये जो रैम्पेंट पिछले 3-4 दिन के अंदर हुआ है और जो आज सुनने में आ रहा है, ये इसने एक अजीब सी मतलब डर की लहर डाल दी है। अब देखते हैं अनिल जी क्या होता है, लेकिन गुड थिंग इज के फैटेलिटी बहुत ही लिमिटेड है, रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, यूथ रिकवर जल्दी कर रहा है। लेकिन अनिल जी कहीं ना कहीं इसका जो साइड इफेक्ट है, चाहे वो कमर्शियली हो या हेल्थ वाइज हो, वो दिक्कत तो कर सकता है। तो आई थिंक लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये इंटरेस्टिंग चीज़, और ये ऑब्जर्वेशन आपका एकदम 100% सही है। और एक्चुअली ये चीज़ मैं भी नोट कर रहा था कि अब जो आ रहा है कोरोना, पिछली बार जो कहर था वो ज़्यादा उम्र के लोगों में दिक्कत ज़्यादा थी, और जिनके स्पेशली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों, किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, या बीपी है, या कोई और बीमारी है, उनको ज़्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन अब ये बात सही है एकदम, जो यंग मेल अर्निंग मेंबर्स जो हैं, स्पेशली 35, 40, 45, 50 साल की उम्र वाले, उनको ज़्यादा हिट करता हुआ दिख रहा है। और इसका मतलब यही कि जो लोग कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर निकल रहे हैं, या फिर जो वो हेल्दी अपने आप को समझते हैं, इम्यूनिटी लेवल जिनका बेहतर समझते हैं, वो मेल मेंबर्स अगर हैं वो बाहर निकल रहे, तो उनको दिक्कतें ज़्यादा होती हुई दिख रही है। ये बात बिल्कुल सही है जो आपका ऑब्जर्वेशन है कि शायद चुन चुन कर कोरोना के लोगों को पकड़ रहा है, तो थोड़ा सावधानी हेल्थ के हिसाब से भी रखने की बहुत ज़रूरी है। सेठी साहब हमारे साथ हैं, और आइए स्वागत करते हैं उनका बिगुल के साथ। स्वागत है सेठी साहब आपका। सबसे पहले तो फ़ोन उठाने के लिए, रिक्वेस्ट मानने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद। क्योंकि आपसे शॉर्ट कॉल तो कभी दिए नहीं जाते, आप हमेशा तेजी के कॉल देते हो। और चौथा धन्यवाद सबसे बड़ा, अब तेजी के कॉल्स देने के लिए। तो इस वक्त देश में कोरोना की दवा के अलावा सबसे ज़्यादा अगर किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, तो आप जैसे बुलिश लोगों की जो खरीदारी का मूड अभी भी बनाए रखें। बताएं सर, क्या करेंगे? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए बाजार में तो मारकाट मची हुई है। कारण तो कई कारण है। एक तो कोरोना को लेके जो केसेस बढ़े हैं, सबसे बड़ा कारण तो वही है, जिसके कारण से लॉकडाउन के, सीवियर लॉकडाउन के बातें हो रही है। तो उसको बाजार एक तो वो एंटिसिपेट करते हुए खराब है। बाकी मुझे लगता है एक बार वो डिसीजन आ जाएगा तो हम फिर उस समय फिर गिरना बंद हो जाएंगे बाजार। बाकी उसके अलावा जो कल और परसों बैंक बंद है, वो भी एक बड़ा कारण है कि कई क्लाइंट्स, जिनके जो वीकर क्लाइंट्स है, उनकी पोजीशंस भी काटी जा रही है। तो वो सब भी इश्यूज है बाजार में। कल गुड़ी पड़वा की बैंक बंद है, परसों आपके अंबेडकर जयंती की बंद है, तो वो भी एक कारण है। बट ऑल सेड एंड डन, आज के बाजार में वैसे तो चॉइस होती तो नोटा ही करना चाहिए, किसी को कुछ करने की सलाह नहीं है। बट एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 2 कॉल्स है, दोनों इन लेवल्स पे फिर खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है अगर आज बाजार बंद होने के बाद ये डिसीजन आ जाता है लॉकडाउन का, तो वन दैट इज नोन टू ऑल, तो उसके बाद से फिर बाजार में ये जो आज की जितनी बड़ी गिरावट हुई है, इसके बाद थम जाने चाहिए बाजार। चलो तो बढ़िया। अच्छे स्टॉक्स पे, इन गिरे हुए लेवल्स पे, जहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छी न्यूज की भी एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। ठीक बात है। तो ये आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त कुछ मजबूत शेयरों में है जो इस कमजोर बाजार में आपके लिए लिस्ट में हो सकते हैं। तो सेठी साहब बताएं, पहला शेयर ऐसा कौन सा है? पहला शेयर है अनिल जी मेरा कल वाला स्टॉक। कल मैंने डीवीज लग को भी रिकमेंड करा था, 3780 के लेवल पर रिकमेंड करा था। टारगेट थे 3850 और 3900 के, जो आज सुबह सुबह हासिल हो गए। काफी समय तक ये स्टॉक 3900 के लेवल के आसपास ही ट्रेड करता रहा, और अब जाके वापस से करेक्ट हुआ और वापस से कल वाले लेवल्स आए। यहाँ पे वापस से खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है ये
बहुत ही जल्दी वापस से 3875 3900 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रखता है 3760 का। तो डीवीज लैब में खरीदारी करने की सलाह है। और जो दूसरा स्टॉक है जो कि जिसके लिए आज खबरें पॉजिटिव थी, बट बाजार ने उसको तूल नहीं दिया, और बाजार में जिस तरह की मार्केट है वो स्टॉक भी काफी पिटा हुआ है। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इसके नतीजे आने हैं 14 तारीख को, नतीजे अच्छे आने हैं, और उसके साथ एक बाईबैक का भी अनाउंसमेंट करने जा रही है कंपनी, जो कि मुझे लगता है इस स्टॉक को संभाल लेगा और नतीजे अच्छे ही होने हैं। और स्टॉक आज की गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, कि यहाँ से ये डेफिनेटली जो अभी 1438-39 के लेवल्स है, मुझे लगता है ये गुरुवार के नतीजों के पहले ही वापस से 1465 1470 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो वो मेरे टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस रखना है 1425 रुपए। 1425 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी इन्फोसिस में। ये आपके लिए दूसरा स्टॉक है। बायबैक का ऐलान 14 तारीख को, नतीजे भी, और उसके बावजूद बाजार के मूड माहौल को देखते हुए आज हुआ है कमजोर, तो यहाँ खरीदारी करें। पहला स्टॉक है डीवीज लैब, जो सेठी साहब का फेवरेट, और यहाँ पर कल के टारगेट्स तो सारे 100 रुपये ऊपर के आते हुए दिखे। अब फिर से 3875 3900 के टारगेट आएंगे, यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। ये है आपके लिए राय इस वक्त। आइए बढ़ते आगे। सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, सुबह श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस सेल का व्यू दिया था, 60 रुपए का फॉल उसके अंदर देखने को मिला है, उसके अंदर टारगेट हिट हुए हैं। ये था अपडेट सुबह के कॉल का। और अब जो सेल साइड का स्टॉक मेरे रडार पे आया है, दिग्गज स्टॉक। अभी थोड़ी देर पहले एचडीएफसी की बात हो रही थी, अब मेरे पास बैंकिंग स्टॉक में एचडीएफसी बैंक में बिकवाली का कॉल आ रहा है। यहाँ पे सीएमपी पे सेल करें। 1360 1365 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी बैंक। इसके अंदर ब्रेकडाउन है, स्टॉक यहाँ से गिरावट दिखाना चाहिए। 1320 रुपए या 1300 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है और अभी वापस से डेज लो पे आ गया है, अभी 1 घंटा बाकी है और इस हफ्ते में एक अच्छा खासा फॉल एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें 1390 1395 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 1320 से लेकर 1300 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर 1340 वाला पुट 34 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 17 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। 50 रुपए से लेकर 60 रुपए तक के टारगेट होंगे एचडीएफसी बैंक के 1340 के पुट के, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 1320 रुपए 1300 तक के लेवल एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो 1360 1365 के आसपास शॉर्ट करें। 1395 का स्टॉप लॉस लगाकर 1320 और 1300 रुपए तक के टारगेट के लिए करें बिकवाली। आखिरी मिनटों में कुछ और कमजोरी होती दिख रही है। बैंक निफ्टी दिन के लो पॉइंट पर 1900 अंकों का तेज गिरावट का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 1800 अंक नीचे सेंसेक्स है, और निफ्टी अब फिर से 14300 के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। 14264 ये हैं वो लोज, मेरे ख्याल से 26 फरवरी के आसपास के, 26 मार्च के आसपास के, जहां तक बाजार फिर से जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो तेज गिरावट का माहौल यहाँ पर है। 25 मार्च के लोज है 14264 के इंट्राडे के, और उस दिन की जो क्लोजिंग थी अब तक की सबसे लोएस्ट जो बनी है वो 14324 की है। तो देखते हैं, आज लगता है उनके भी नीचे बाजार बंद होने को एक्शन में नजर आ रहा है। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का भी वक्त है। जैसी भी है देनी तो है ही है। तो चलिए दीप बिगुल बजा दे और ले लीजिए, और क्या है। बिल्कुल सर, स्ट्रैटेजी का इंतजार है। चलते हैं अनिल जी के पास स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है उस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे बाजार तो कुछ बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, बट मैं एक बार आपको जल्दी से ग्लोबल पिक्चर दे देता हूं। डाउ फ्यूचर्स फ्राइडे की 300 अंकों की रिकॉर्ड तेजी के बाद हम देख रहे हैं मामूली गिरावट है, 90 पॉइंट्स नीचे है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी हल्की गिरावट है। उनकी जो 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड है वहां पर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, बल्कि 1.67 से फिसलकर वापस 1.65 के लेवल्स पर है, तो वहां से कोई चिंता नहीं आ रही है। यूरोप की आज सुस्त शुरुआत हुई है, कोई ज्यादा बढ़त या गिरावट नहीं है। यूके के बाजार पर नजर रखिए, हालांकि 0.5% नीचे हैं, पर यूके में आज कई सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं जो उन्होंने अपनी नई लहर में रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। और एशिया की बात करें तो जापान, हांगकांग, चाइना तीनों में ही गिरावट रही। हांगकांग हालांकि निचले स्तरों से रिकवर होकर फिर भी 250 अंक बंद हुआ। तो ग्लोबल मूड माहौल सुस्त है सर, पर वैसा कुछ बड़ी गिरावट कहीं पर नहीं आती हुई देखी जैसे हम हमारे बाजार में देख रहे हैं। क्या करना चाहिए? दीप देखिए, सिंपल चीज़ है, ग्लोबल में बहुत ज़्यादा कोई खास ऐसी खराबी है नहीं। लगातार 7 दिनों से S&P आपका हाई बना रहा है।
नेस्डेक माफ़ कीजिएगा, डाउ जो बंद हुआ था शुक्रवार को लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ, तो ऐसे में हल्का करेक्शन अमेरिकी बाजारों में आ सकता है, वो डर है भी। क्योंकि आप देखिए अगर 7 दिन से S&P 500 हाई बना रहा है तो 7 दिन बाद 8वें दिन थोड़ा करेक्ट हो जाए तो कोई खास बड़ी बात नहीं, और स्पेशली तब जबकि ग्लोबली सारे मार्केट ढीले हैं। तो अमेरिका से बहुत अच्छे संकेत आज के लिए है नहीं। अब ये अलग बात है कि हम अमेरिका पे वैसे भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम हमारी कमजोरी से ट्रेड कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र का लॉकडाउन काफ़ी हद तक प्राइस में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब आपको यहाँ से बाजारों में जो उतार या चढ़ाव दिखना है वो टेक्निकली देखना है। पुट कॉल रेशियो आपका अनडाउटेडली ओवरसोल्ड लेवल के आसपास है, उन लेवल्स पे जहां आपको समझ में आता है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं और नीचे की तरफ है। 1 के नीचे पुट कॉल रेशियो देखते हैं क्लोजिंग बेसिस पर क्या रहता है। तो सिंपल चीज़ यही है कि अब आखिरी 1 घंटे के लिए रिकवरी बहुत बड़ी होगी, इसकी संभावना कम है। उसकी वजह बता दूं, कॉल राइटिंग तगड़ी होकर रखी है और स्पेशली 14,500 पर। तो पहली चीज़ तो ये कि इस वापस से जब 14,500 बाजार पार करके टिके बंद हो तो तेजी की सोचना है या करेक्शन पूरा करने की सोचना है। पहली चीज शॉर्ट पोजीशन है तो 14,425 पार करे, मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, 14,425 स्पॉट लेवल पार करे तो ही आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन काटनी। तब तक आप 150-125 पॉइंट का जो ये गैप है वहाँ पर शॉर्ट ट्रेल करें। 14,500-550 की रेंज पार करेंगे तो फ्रेश खरीदारी करें। अब आखिरी उम्मीद है 14,250 के आसपास की, और मैं 50 पॉइंट का क्वेश्चन रखकर 14,200 मान रहा हूँ। अगर स्पॉट लेवल पर आज 14,200 के नीचे बंद होता है तो आपको फ्रेश मंदी के बारे में सोचना है, अदरवाइज आप सपोर्ट लेवल के बेहद आसपास है। तो यहाँ पर फ्रेश मंदी करने का कम समझ में आता है, हल्की फुल्की आप शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं या फिर 125-150 पॉइंट की रिस्क लेकर चलें। ये बात निफ्टी की है। बैंक निफ्टी कुछ समझ नहीं आ रहा, 30,500 के आसपास जिन लेवल्स पर हैं, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो हैं बजट डे के आसपास के हिसाब से, लेकिन अब कहाँ 1 और 25 मार्च के निफ्टी के लोअर लेवल हैं और कहाँ 1 फरवरी के आसपास के बैंक निफ्टी के लोअर लेवल है। तो बैंक निफ्टी जिस तरह से तेजी से गिरा है, अब हो सकता है जब भी रिकवरी आएगी बैंक निफ्टी आपको रिकवरी पहले भी देगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं है कि बैंक निफ्टी पर कोई कॉल दें तेजी या मंदी का। तो बैंक निफ्टी पर मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा, स्किप करूंगा। 31,000 के ऊपर निकलेगा तो पहला हल्की सी संभलने का लेवल आएगा, तब तक आपके पास 30,000 31,000 की एक रेंज है डेटा के लिहाज से, उस पर फोकस करिए। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपके लिए लेवल हैं। थोड़ी देर में आपके साथ में जुड़ेंगे विश्वेश जी भी, और उनसे भी हम लेंगे कुछ उनकी बेहतरीन कॉल्स। लाइफ लाइन यूज करने के मूड में है विश्वेश जी। उससे पहले वागले साहब है तैयार, बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मुझे बेचना है SBI लाइफ, अभी 872 है। मुझे लगता है ये यहाँ पर देखिए बाउंस बैक आता है तो 874 875 उससे ऊपर जाना नहीं है, और देखिए 882 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 12 रुपए की रिस्क होगी। ऑन द डाउन साइड 840 के लेवल मुझे दिखाई देते हैं, कल तक आ जाने चाहिए। कि 840 के टारगेट के लिए SBI लाइफ ये है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय है आपके लिए। तो अब एक एक करके स्टॉक नीचे की तरफ गिरने के संकेत दे रहे हैं, और उसमें 882 का छोटा स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और करें बिकवाली। थोड़ी देर में विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़ चुके हैं इनफैक्ट। आइए, विश्वेश जी अपनी लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं, फोन अ फ्रेंड, और दे रहे हैं एक विशेष कॉल। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, देखिए मार्केट काफी ओवरसोल्ड लग रहा है और मुझे लगता है यहाँ कॉल खरीदना चाहिए। तो निफ्टी का 14,400 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 83-84 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है वो खरीदना चाहिए। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और मुझे लगता है जिस हिसाब से मूवमेंट है मार्केट में रिकवरी के आसार बन सकते हैं। तो 120 और 150 के टारगेट होंगे। सिंस मॉर्निंग 2,45 लाख शेयर्स एडेड इन अ सिंगल डे ऑन अ कॉल साइड विदाउट एनी पुट राइटिंग, इट टेल्स यू वन थिंग दैट एक्सेसिव बेरिशनेस है। हम सपोर्ट के आसपास है, 14,300 का सपोर्ट है, तो यहाँ नहीं तो मुझे लगता है बाउंस बैक की उम्मीद नहीं होगी। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड के लिए इट्स अ परफेक्ट एरिया टू टेक अ कॉन्ट्रेक्शन ट्रेड, और छोटा स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी का 14,400 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग। विश्वेश जी लाइन पे रहिएगा, थोड़ा 1 मिनट कुछ चर्चा करनी है। आशु जी, अगर मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती आपके मतलब सर पे बंदूक रख के आपसे कहा जाए कि एक बुल कॉल स्प्रेड बनाओ, ठीक है, मैं सीधा सीधा तो फिर भी इतना भी नहीं रखूंगा कि मतलब बिल्कुल ही डरा दूं, कि कोई एक स्प्रेड विश्वेश जी के बात रखने के खातिर, सम्मान के खातिर तो बना पाएंगे?
हाँ बिल्कुल बना पाएंगे अनिल जी, कोई बिल्कुल इश्यू नहीं है जी, 100% बन जाएगा अनिल जी। बताइए अनिल जी, अगर ये बाउंस बैक के लिए करना है किसी को, और अगर ये ट्रेड करना है तो अनिल जी मैं बिल्कुल क्लियर बुल स्प्रेड दूंगा। देखिए, एक तो इन द मनी लेना चाहिए क्योंकि आपको अगर बाउंस खेलना है तो उसके लिए, बट अनिल जी प्रीमियम देना तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि मतलब 3 दिन, और अनिल जी 3 दिन है, वेडनेसडे छुट्टी है, तो अनिल जी 14,300 का जो कॉल है वो है 135 रुपए का। तो 14,300 का कॉल 135 रुपए और 14,500 का कॉल है 52 रुपए। तो अगर मुझे अनिल जी बुल स्प्रेड बनाना है, आप मुझे जैसे कहें, आपको बिल्कुल यू डोंट हैव टू पुट गन ऑन माई हेड, आप सिंपल भी बोल देंगे अगर बुल स्प्रेड बनाना ही है तो मैं बोल दूंगा कि वो एक कॉल लेनी है 135 रुपए में और ये 2 बेचनी है 52.5 रुपए में 105। तो 30 रुपए से अनिल जी आपका बुल स्प्रेड खड़ा हो जाएगा। 30 रुपए का मतलब है अनिल जी 14,330। तो अगर मार्केट अनिल जी 14,400 500 जाता है तो अनिल जी इस स्प्रेड में इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा और ये सेफ है 14,700 तक। अनिल जी अब 2 दिन में जो हालात हैं, मतलब लॉकडाउन नहीं होगा तो बाउंस बैक आ जाएगा, कोई चीजें थोड़ा ठीक होंगी उससे, तो वो बाउंस बैक के लिए अगर खेलना है तो अनिल जी ये बहुत अच्छा स्प्रेड बन सकता है। किसी को सिर्फ 30 रुपए लगाने हैं तो 14,300 का एक कॉल लेगा वो 135 रुपए में, और 14,500 के 2 कॉल बेचेगा 52.5 रुपए में, 30 रुपए पे स्प्रेड बनेगा अनिल जी। 14,700 तक सेफ है। और अभी हमारा जो निफ्टी चल रहा है स्पॉट का 14,286। तो अनिल जी अगर 100-200 पॉइंट की रिकवरी आती है 2 दिन में तो इसमें इस स्प्रेड में जैकपॉट लग जाएगा। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया कॉल। और नीचे में सिर्फ 30 रुपए का लॉस होगा। बिल्कुल 30 रुपए के रिस्क में एक बुल कॉल स्प्रेड एक रिकवरी के लिए बन रहा है। विश्वेश जी, पहले तो मुझे और उसके बाद आशु जी को धन्यवाद देते हैं। मुझे इसलिए कि मैंने आशु जी को ये सवाल पूछा और आशु जी को इसलिए कि आशु जी ने एक स्ट्रेटेजी दी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जो रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं वो रिकवरी दिखे मार्केट में। थोड़े थोड़े आसार दिख रहे हैं, देखते हैं कितनी जल्दी, कितनी बड़ी, कितनी टिकाऊ आती है ये रिकवरी। तो ये है आपके लिए इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से 14,400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। सेफ्टी चाहिए, 14,300 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, आशु सर जो कह रहे हैं, और 14,500 के 2 कॉल ऑप्शन बेचिए। सिर्फ 30 रुपये में ये आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी। और 14,700 तक अगर निफ्टी रिकवरी भी होता है तो सेफ, और 14,700 तक हो गया तो बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के स्प्रेड बनाकर अगर लॉस लग भी गए 14,700 के ऊपर जाने पर, लेकिन बाकी लोग इतनी दुआएं देंगे आशु जी कि पूछिए मत। तो आने दो, आप तो 14,700 आए तो सही पहले। ये है आपके लिए राम। आइए कुछ स्टॉक्स जो और एक्शन में है, एक बार उन पर राय ली जाए। किरण जी, भेल, इसको देखिए, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। टॉप लूजर हो गया 13% नीचे, 45 रुपए के आसपास। क्या खरीदने के लेवल्स आ रहे हैं कि अभी थोड़ा और टाइम है? अनिल जी, खरीदना है तो मुझे लगता है कि आपको 40 के आसपास के लेवल्स अगर मिलते हैं और 5 रुपए नीचे आता है तो बहुत ही बढ़िया लेवल्स रहेंगे। जो बॉटम किए थे और उधर से अगर ट्रेंड लाइन खींचे तो 40-42 के लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो 42 से 40 ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 38 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर जब मार्केट सुधरता है तो वापस एक बार 52-55 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए BHEL पर राय। देखते हैं किस तरह से ये स्टॉक की नजर रहती है। बाउंस बैक के करीब आते हुए दिख रहा है लेवल्स एटलीस्ट। आइए देखते हैं चार्ट कॉर्नर की क्या रिकमेंडेशन आती है। चलते हैं राकेश जी कुराल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, हमारी बिकवाली की राय है DLF के अंदर, जहां पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर और चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो DLF पे बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बड़ा कैंडल आज बनता हुआ दिख रहा है दीपांशु, और इस कैंडल में देखिए 253 रुपए पर एक सपोर्ट की हम लोग उम्मीद कर रहे थे। 253 DLF के लिए एक सपोर्ट था और उस लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया। उस लेवल को तोड़ करके वापस से नीचे ट्रेड कर रहा है, और जब 253 टूटा तो वॉल्यूम स्पाइक भी हमने आते हुए देखा। तो इस बात का संकेत है कि और नीचे के लेवल्स आपको DLF में देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर हमारी बिकवाली करने की राय है। एक स्टॉप लॉस यहां पर रखना है 256 रुपए, 256 के स्टॉप लॉस से सेल करें। पहला टारगेट 232 रुपए का, 232 का पहला टारगेट, और 225 रुपए का इवेंचुअल टारगेट है जिसके लिए DLF में बिकवाली की राय।
ओके, तो बड़ी गिरावट के लिए डीएलएफ तैयार हो रहा है। यहां से भी आप 25 रुपए की गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डीएलएफ में बड़ा ब्रेकडाउन इस पर आते हुए दिख रहा है। काफी सारे स्टॉक हैं, ऑलरेडी 10% का सर्किट डीएलएफ पे लग चुका है, उसके बाद भी गिरावट हो रही है और यहां से भी और गिरावट ये स्टॉक दिखा सकता है। पर आई कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर अच्छी तेजी बन रही है, होल्ड आउट कर रहे हैं, बल्कि बड़े स्पाइक्स भी दिखा रहे हैं। सोलारा एक्टिव यहां पर 8% की तेजी इस समय बनी हुई है। क्या चल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक पर इतना बड़ा उछाल आ रहा है, जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आप देखिए, सोलारा एक्टिव ने कल एक अमालगमेशन किया था, यानी कि दो ऐसी कंपनीज हैं जिनको अपने साथ जो विलय करना था उसको बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब आप देखिए, ये जो औरोर लाइफ साइंसेज लिमिटेड है, इसके साथ अमालगमेशन को कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। और सबसे बड़ी बात या सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इसके चलते इनका जो क्रैम्स कारोबार है ये सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। इनके क्रैम्स कारोबार की जो आय है वो 3 गुनी होती हुई दिखेगी। एपीआई कारोबार में अब ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी हो जाएगी। सबसे पहले डीवीज लैब और अब ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि सोलार एक्टिव पर सेंटिमेंटली भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है। डे 1 से ईपीएस एक्रेटिव है, यानी कि ईपीएस बढ़ने वाला है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि औरोर लाइफ साइंसेज के पास थे, पाइपलाइन में भी हैं, वो अब सोलारा एक्टिव के पास आ जाएंगे। तो कुल मिला के सोलारा एक्टिव की जो पाइपलाइन है वो भी काफी बड़ी हो जाएगी। आने वाले समय में कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसके चलते सोलारा एक्टिव को भी काफी फायदा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। आप देखिए, ये जो पूरी डील है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो करीब 2140 करोड़ का हुआ है, जिसमें करीब 250 करोड़ का जो डेट है औरोर लाइफ साइंसेज का वो भी ये कंपनी अक्वायर करती हुई दिखेगी। तो इस पर आपको नजर रखनी है। साथ ही आप देखिए, ये जो विलय है इसकी प्रक्रिया FY22 के चौथी तिमाही तक पूरी होती हुई दिखेगी और उसके बाद सबसे ज्यादा गेन्स इनको मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब सोलारा एक्टिव की औरोर में करीब 67% तक का हिस्सा होगा। और अब इस डील से क्या फायदा होता हुआ दिख रहा है, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ईपीएस एक्रेटिव है, तो ईपीएस में आने वाले समय में करीब 1 से 3% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। केएसएम का जो फायदा है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो क्रैम्स कारोबार है उसकी आय 3 गुनी होती हुई दिखेगी। और अब देखिए, करीब 25 से ज्यादा के नए प्रोडक्ट पाइपलाइन है औरोर के, उसका जो फायदा है वो इस कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। क्लाइंटेल में बढ़त का फायदा है, तो क्रॉस सेलिंग का भी फायदा सोलारा एक्टिव को मिलता हुआ दिखेगा। और आप देखिए, जो R&D क्षमता है वो भी जुड़ती हुई दिखेगी। तो इसके चलते ये काफी ज्यादा पॉजिटिव डील होती हुई दिख रही है और इसी के चलते आज ये स्टॉक करीब 8% तक की तेजी के साथ है। औरोर लाइफ साइंसेज अगर FY21 के फाइनेंशियल्स देखें तो करीब 550 करोड़ की आय थी और जो मुनाफा था करीब 95 करोड़ का था। तो इसके चलते सोलार एक्टिव को आने वाले समय में काफी फायदा होने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। बिल्कुल, तो आगे जाकर बड़ा फायदा हो सकता है डील की वजह से। सोलारा एक्टिव पर नजर रखनी चाहिए। काउंटर आपको बढ़िया एक्शन दिखा रहा है, होल्ड आउट कर रहा है ऐसे बाजार में जहां पर आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं। आशु जी, आप भी कह रहे थे कि फार्मा पर आपका व्यू है, क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? बाजार का रोटेशन फार्मा में वापस आ रहा है, डिफेंसिव बेट्स बन रही हैं, कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं। आप फार्मा में क्या करेंगे इस समय? नहीं दीपांशु, मैं अनिल जी को भी जो आधा घंटा पहले जब शो शुरू हुआ था मैंने ये कहा था कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं वो आखिरी 1 घंटे के लिए मुझे ज्यादा परेशानी दिख रही है, क्योंकि जिसमें कंफर्ट होता है आईटी और फार्मा, वो इंट्राडे में दीपांशु और ज्यादा देखिए। अभी पिछले 15 मिनट में ग्लेनमार्क ने 500 तोड़ दिया, ल्यूपिन ने 1050 तोड़ दिया और बाकी भी जो कैडिला है वो भी मतलब नीचे आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जो मुझे आखिरी 1 घंटे के लिए वो जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर में है वो ज्यादा दिक्कत लग रही है, क्योंकि लॉकडाउन हो या नहीं हो इसका रिजल्ट तो आएगा शाम को, लेकिन क्या हो जाएगा उसके डर से क्या आप लॉन्ग ले जा सकते हैं? क्योंकि जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है उसी में आज लोग लॉन्ग है और वही शाम को कटेगा और वो इंट्राडे जो कटता है। तो मैं वो उस चीज को रिट्रेट कर रहा था कि व्हाइल वी वर टॉकिंग, जो मैं फार्मा के लिए बोल रहा था कि आखिरी 1 घंटा क्रूशियल है, उसमें देखिए एक नया सेल ऑफ आ गया और ये सेल ऑफ अब आईटी और फार्मा में दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इंट्राडे कटिंग। तो दीपांशु, ये लेवल और जो टाइमिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अभी आपसे जब मैं एग्जांपल दे रहा था कि 535 वाला ग्लेनमार्क फार्मा भी चाहे स्ट्रॉन्ग है लेकिन 515 आया ना, और अभी हमारे बात करते करते 15 मिनट में 500 भी टूट गया। सो आई वाज ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट that the strong sectors also are prone to these kind of a falls because of the comfort which we draw out of them, and obviously जो uncertainty एक सामने खड़ी हुई है उसमें बहुत ही courageous move होता है लेके जाने का। तो घूमेंगे ये सेक्टर लेकिन लेने अपने भाव और टाइम से ही है।
बिल्कुल, तो ब्लाइंड बाय नहीं है, सिलेक्टिव बाय करना है और लेवल्स देख कर करना है। सिर्फ इसलिए नहीं खरीदिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, आपको प्राइस मिल रहा है, थोड़ा मार्केट का मूड माहौल देखकर खरीदिए और अपने कंफर्ट लेवल्स पर खरीदना जरूरी है। ये आशु सर की राय है जहां तक फार्मा का सवाल है। फिलहाल फ्रेश डेज लो पर निफ्टी है, अब 14,280 के भी नीचे निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। तो गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है और बैंक्स की तरफ से ऑफकोर्स सबसे ज्यादा दबाव आ रहा है, बट बाकी सेक्टर्स पे भी अगर आप देखें तो गिरावट और बढ़ रही है। बल्कि जो हम बात कर रहे थे 25 मार्च के लो की निफ्टी की 14,264 का था, वो अब ब्रेक किया है निफ्टी ने। इंट्राडे बेसिस पर देखें एक ही पॉइंट से ब्रेक किया, बट एटलीस्ट ब्रेक किया। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो 25 मार्च का लो था वो बाजार ने इस समय टेस्ट किया है। तो ये एक गिरावट का माहौल बनते हुए दिख रहा है। और एक बार आपको याद भी दिला दें कि अनिल जी से लगातार जब हमारी मार्केट्स पर बात होती है तो उन्होंने कहा भी था, हमने बुल मार्केट फॉर्मूला आपको बताया था कितने लेवल्स तक बाजार जा सकते हैं, और वो ऑलमोस्ट ठीक ही पड़ा है जिस तरह से लेवल्स बोले थे। एक लेवल बोला था जहां से करेक्शन आ सकती है 15,500 से 16,250 की रेंज में, और देखिए वहीं से करेक्शन आया है। हमने कहा था कि एक बड़ा 5 से 15% का करेक्शन आ सकता था, उस हिसाब से देखें तो बाजार में आपने 7-8% का फॉल ऑलरेडी देख लिया। एक बार देख लेते हैं क्या एग्जैक्ट सलाह दी गई थी, किस लेवल से बाजार में करेक्शन आ सकता है। तो 5% तक के करेक्शन आमतौर पर रनिंग करेक्शन है। 5% से ज्यादा अगर मार्केट कहीं किसी लेवल से नीचे आ रहा है वो साइजेबल करेक्शन है। 15,525 से लेकर 16,285 ये वो रेंज निकल कर आती है जहां से एक मीनिंगफुल बड़ा करेक्शन आ सकता है। अनिल जी, आपने कहा भी था कि 15,500 के करीब बाजार में करेक्शन आ सकता है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सवाल यह है सर कि तब आपने कहा था 5 से 15% का करेक्शन हो सकता है और हम 7.5% गिरे हैं, तो एग्जैक्टली मिडिल ऑफ दैट रेंज है या ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ दैट रेंज कह सकते हैं। अब किस तरफ बाजार गिरेगा? 15,431 का लाइफ टाइम हाई बनाया, तो जनरली इस तरह के फॉर्मूलाज में 1-1.5-2% का वेरिएशन हो सकता है। एग्जैक्टली लेवल से बिल्कुल अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। बट दीप, मेरा ये समझना है जिस सवाल का जो सवाल आप अभी पूछ रहे हैं उसका अंदाजा लगाकर मैं इसीलिए 2 बजे से वही बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली 14,200-250 ये फाइनल सपोर्ट रेंज है। 14,250 होता है उसके नीचे का क्लोज में 50 पॉइंट का कुशन लेकर चलूंगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कुशन की बात की क्योंकि एग्जैक्टली एकदम एक किसी पॉइंट पर लेवल देना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि मैं नए चार्ट्स देखता हूँ, नए डेटा में उस तरह से दिखते। तो मेरा ये समझना है फ्रेश कमजोरी 14,200 के नीचे निर्णायक रूप से निफ्टी पर टूटने पर होगी। अगर 14,200 के नीचे निफ्टी बंद होना शुरू करता है, तोड़कर इंट्राडे में निर्णायक रूप से ट्रेड करना वॉल्यूम के साथ, जो अभी आशु सर कह रहे थे ना पिछली बार और इस बार में फ़र्क क्या है, फ़र्क यही है, सही कह रहे हैं वो। तो पिछली बार भी हम 14,264 पर पहुंचे थे, थोड़ा टाइम पहले 14,484 पर आए, वहाँ से घूम गए, लेकिन वो बिना वॉल्यूम के गिरे थे, खटखट गिरे और वापस से जल्दी से रिकवर हो गए। इस बार 14,500 के नीचे दबाकर वॉल्यूम हुआ है और ये वॉल्यूम होना थोड़ा सा रिस्की है। तो अब 14,200 के नीचे वॉल्यूम के साथ गिरेंगे तो फिर मेरा ये समझना है हमारा फॉर्मूला जो कहता है दीप वो ये है 13,250 से 13,750 या 850 से मैं रिविजिट करूंगा, या तो 750 होगा या 850 होगा, वहां तक का फॉल बनता है। 13,750 13,850 तक का फॉल बनता है यहां से। अब अगर फ्रेश कमजोरी होती है तो यानी कितना समझ लीजिए, 250 पॉइंट इधर गिन लीजिए, 200-250 पॉइंट उधर गिन लीजिए, यानी 400 से 500 पॉइंट की रिस्क खुलेगी अगर आप 14,200 को तोड़ देते हो, और नहीं तो वापस आप घूम फिर के वहीं पहुंचेंगे 14,800-900 के आसपास और वहां से फिर से बिकवाली आ जाएगी। तो रेंज बाउंड मार्केट है। अगर अगले 2-3 दिनों में समझिए कोरोना के मामले में कम हो जाते हैं, समझो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद 2-3 दिनों में आपके ये 2.25 लाख के जो मामले दिख रहे हैं वो 1-1.25 लाख के आसपास आ गए तो मार्केट वापस रिकवर भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कोरोना का सबसे खराब टाइम, सबसे बड़ा डर जो पिछले साल था वो हमने देख लिया, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बड़े मजबूत मार्केट में करेक्शन के लिए जिस ट्रिगर की आपको जरूरत होती है वो ट्रिगर आपको ये कह के नहीं आता कि ये ग्लोबल मार्केट्स की वजह से होगा या चाइना में मेटल की वजह से होगा या कोरोना के वापस से आने वाले मामलों की वजह से होगा। स्पेशली कोरोना की वजह से इसलिए भी आया है कि इस ट्रिगर को हम छोड़ ही चुके थे कि इससे तो अब मार्केट गिरेगा ही नहीं, इसको तो भूल चुके हैं, अब गिरेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से। तो कब कौन सा ट्रिगर बाजार की उम्मीद के विपरीत आता है और उस पर बाजार रिएक्शन करता है वो कहना मुश्किल है। लेकिन इसीलिए करेक्शन जो आ रहा है कोरोना के मामलों पर, क्योंकि बाजार ने ये सोचा नहीं था कम्युनिटिव अपनी विजडम में कि वाकई में कोरोना फिर से इतना बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए बाजार कमजोर हो रहे हैं। तो सिंपल कीप इट सिंपल,
14,200, इसके नीचे फ्रेश कमजोरी होगी, नहीं तो जितना होना था हो गए, कर गए, अब शांति से बैठिए। इसके नीचे जाएंगे तो 14,750, 14,850 और उसके बाद 14,250 तक की राह खुलती है। देखेंगे तब ग्लोबल हमारे मूड माहौल को देखकर कहाँ करेक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर 13,750, 13,850 की रेंज में आता है तो वहाँ दबाकर पैसा लगाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं अभी से कह रहा हूँ ये, और तब आएगा तब और रिविजिट करेंगे, लेकिन वहाँ पर पैसे की तैयारी ज़रूर रखनी चाहिए दीप, और वहाँ निवेश करने का आपको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। और वो इसलिए मिलेगा तब आपके पास करीबन 1500, 1700, 1800 पॉइंट का एक बढ़िया करेक्शन निफ्टी में हो जाएगा, और तब तक बैंक निफ्टी तो बहुत बढ़िया करेक्शन दे देगा। तो 10-12% का करेक्शन बहुत बढ़िया करेक्शन है, जहाँ पर तेजी के मार्केट में आपको फिर से एंट्री करने का मौका मिलेगा। अगर आता है तो छोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो अगर आता है तो छोड़ना नहीं है, ये एक क्लियर बात है जहाँ तक निफ्टी का सवाल है। 25 मार्च के बाद लोएस्ट लेवल पर इस समय आपको निफ्टी दिख रहा है, पर 29 जनवरी के बाद अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट लेवल पर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो जो एक अनिल जी आपको बता रहे थे ट्रेंड, बैंक्स ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं निफ्टी के मुकाबले, डेटा भी आपको एग्जैक्टली वही लेवल दिखा रहा है, बस 14,250 के नीचे निफ्टी फिलहाल आपको फिसलते हुए दिख रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। आइए कुछ कॉल्स लेते हैं, सुमित जी के पास चलते हैं, बिगुल सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बिकवाली का स्टॉक रडार पे आया है और अब मेरे को लग रहा है कि जो सेक्टर स्ट्रांग थे उनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उनके अंदर बिकवाली देखने को मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है मेटल पे नजर रखें, मेटल में एक एक करके बिकवाली बढ़ रहा है और अब लगता है मेटल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो सबसे पहले जो स्टॉक मेरे रडार पे यहाँ पे आया है वो है टाटा स्टील। टाटा के सारे स्टॉक्स में वैसे भी बिकवाली देखने को मिल रही है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े दिनों के लिए टाटा के स्टॉक्स को तेजी में टाटा करने का टाइम आ चुका है। अब स्टॉक यहाँ से गिरावट और बिकवाली दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक रडार पे आया है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में बिकवाली देखने को मिल रही है, 850, 855 का अभी भाव चल रहा है। टाटा स्टील के अंदर पिछले 4 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। टाटा स्टील मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से एक अच्छा खासा गिरावट दिखाने को तैयार है। 825 का पहला टारगेट होगा और 810 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। टाटा स्टील में यहाँ पे बिकवाली करें, 885 का स्टॉप लॉस लगाए 825 से 810 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शंस के जरिए 850 वाला पुट 33 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 17 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक का। टाटा स्टील का 850 का पुट ले सकते हैं हफ्ते भर के लिए, या फिर फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं 825 से 810 के लिए। टाटा के स्टॉक्स में मेरे को लग रहा है बिकवाली आएगी और टाटा स्टील एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, उसके अंदर अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए। बिल्कुल, तो टाटा स्टील में और गिरावट यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। ये आपके लिए एक अपडेट आ रहा है इस समय। तो फिलहाल गिरावट का रुझान और बाजार पर बढ़ते हुए दिख रहा है। ये आपके लिए एक अपडेट है। इस बीच नॉन मार्केट अपडेट है बट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने क्लास 10 और क्लास 12 यानी कि बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उसकी तारीख बढ़ा दी है। यूजुअली इसी समय आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स चल रहे होते हैं, पर अब फैसला लिया है कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स जून के महीने में होंगे और 12वीं की परीक्षा पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऑफ मार्केट बट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पर आप नजर रखिए। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की बैठक चल रही है, एक्सपेक्टेशन है कि कुछ बड़े निर्णय आज शाम को आ सकते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप नजर रखें, जिस तरह से बाजार का एक्शन बन रहा है। ये सिर्फ स्टॉक्स ही नहीं है जहां पर आपको कमजोरी आज दिखी है। रुपए पर भी अगर आप बात करें तो अगस्त माफ कीजिएगा 5 महीने में पहली बार नवंबर के बाद 75 का लेवल रुपए ने क्रॉस किया, और इंट्राडे पर देखें तो अगस्त के बाद के लोज रुपए पर लगे हैं। तो इंट्राडे पर 8 महीने के निचले स्तर पर रुपए जाते हुए आपको आज दिखा था। वहां से थोड़ी रिकवरी हुई है, वापस 75 के ऊपर आया है रुपया, बट कमजोरी आपको रुपए में दिख रही है। आइए इसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल बताइए, रुपया जिस तरह से गिरा है पिछले 10 दिन 2 हफ्तों में, क्या इंपैक्ट समझना चाहिए और स्पेशली कौन से स्टॉक्स फोकस में आएंगे रुपी मूवमेंट की वजह से? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जिस तरह से रुपए में गिरावट हो रही है, पिछले 5 दिनों में लगातार रुपए में गिरावट आती हुई नजर आई है और 75 के पार होता हुआ दिखा है रुपया। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स पर पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे और काफ़ी सारे ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर ये नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। खासकर अगर आप देखें तो जिस तरह से आरबीआई की बॉन्ड
बाइंग प्रोग्राम उन्होंने लागू किए हैं। इनफैक्ट जो 3 महीने में करीब 1 लाख करोड़ के जो बॉन्ड खरीदने का फैसला उन्होंने लिया है, उससे कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी सारे स्टॉक्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा। पर खासा अगर आप देखें तो रुपए में जब भी कमजोरी आती है तो आईटी और फार्मा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर आप बिजनेसेस की बात करेंगे वहां पर काफी पॉजिटिविटी का ट्रेंड बनता है। साथ ही जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, खासकर अगर आप चावल वाले शेयरों की बात करें, जो राइस एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, वहां उनके लिए काफी पॉजिटिविटी के ये इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो करीब 1% की अगर रुपए में बदलाव होता है तो आईटी की जो मार्जिन है वो 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स वहां पर भी चेंज होता हुआ नजर आता है। और खासकर अगर आप फार्मा कंपनी की बात करें जिसमें बड़ी कंपनियां जैसे कि सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, तो इन जैसी कंपनियों का जिसका अगर आप यूएस से बात करें तो करीब 30 से 40% जो है अमेरिका से इनकी रेवेन्यू आती है, तो उनके लिए भी काफी पॉजिटिविटी के संकेत देखने को मिलते हैं जब भी रुपए में हमें गिरावट आती हुई नजर आती है। साथ ही अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो जो रुपए में गिरावट जब भी आती है उसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो काफी सारी ओएमसीज कंपनियों पे पड़ता हुआ नजर आता है, जहां पर अगर आप आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की बात करें उन पर ये सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि हम ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो इंपैक्ट है रुपए में जब भी गिरावट आती है ओएमसीज पर आता है। साथ ही जो क्रूड डेरिवेटिव्स यूज करते हैं पेंट कंपनियां, उनके ऊपर भी उनकी भी कॉस्टिंग बढ़ती हुई दिखती है जब भी रुपए में गिरावट होती है। और यही नहीं, अगर आप बैंक्स और ऑटो कंपनियों की बात करें, खासकर ऑटो कंपनीज जो अपने जो ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट्स हैं काफी सारी विदेशों से भी इंपोर्ट करती हैं, उन पर भी इंपैक्ट आता है। तो जो भी इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं वहां पर क्लियरली जो है आपको नेगेटिव इंपैक्ट रुपए में गिरावट का आता हुआ दिखता है। बिल्कुल, तो नेगेटिव इम्पैक्ट रुपए का इंपोर्ट रिलेटेड कंपनीज के लिए, पर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, सबसे आगे आईटी बट ऑफ कोर्स फार्मा स्टॉक्स पर भी आपको रखनी चाहिए नज़र। इसका फ़ायदा इन कंपनीज को आते हुए दिखेगा। आईटी स्टॉक्स की बात करें किरण जी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर क्या राय है, क्योंकि टीसीएस आज नतीजे हैं तो वहां पर फोकस है, इन्फोसिस बायबैक के दम पर है, टेक महिंद्रा परफॉर्म कर रहा है, एचसीएल टेक पर क्या करना चाहिए सर? दीप, मुझे लगता है कि 1000 यानी करंट लेवल्स के आसपास ही बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये 1000 लेवल्स टूटने नहीं चाहिए आज क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर इसके ऊपर होल्ड होता है तो वापस एक बार हम ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो लगभग 1025 का है, इसके ऊपर बिल्कुल तेजी करके चलनी चाहिए। वापस एक बार 1050 पहला पड़ाव रहेगा, ये निकल जाए जो कि बहुत बड़ा ऑप्शन बैरियर है 12 लाख शेयर से उधर, ये एक बार निकल जाए तो डबल टॉप का ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर बड़ा वाला ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मेरी नजर फर्स्ट 1025 पे और दूसरी 1050 लेवल्स पे है। 1025 से 1050 ये दो लेवल हैं अहम आपके लिए एचसीएल टेक के लिहाज से। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सी अपनी कमजोरी कम करते हुए अब 80 अंक नीचे, शो की शुरुआत में लगभग 115-20 पॉइंट नीचे थे, वहां से हल्की सी रिकवरी आप कह सकते हैं, हल्की सी, तो उतना बुरा हाल नहीं। देखते हैं आज अमेरिका में क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले बैन से बेनिफिट का वक्त है। आशीष हमारे साथ है। आशीष, सेल है बैन में? सेल तो बना ही रहेगा अनिल जी, आज भी नहीं निकलेगा। 93% है, निकलने में काफी समय लगेगा। लोग छोड़ने को तैयार नहीं। ओके, तो सेल 93% के साथ बना रहेगा बैन में। और कोई एंट्री के चांस? अनिल जी, स्टॉक पर फोकस रखना है। सन टीवी यहाँ पर देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है, 93% है। 95% के पार चलेगी तो स्टॉक बैन में आ जाएगा। 93% पर है, यानी बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे थोड़ी और शॉर्ट्स बन गए हाँ। तो बैन में आ जाएगा। तो सन टीवी एक स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर, ये एकदम बॉर्डर पे चल रहा है, आ भी सकता है और न भी आए। सन टीवी जरा इसी के चार्ट्स किरण जी देख लीजिए और राय भी दे दीजिए, सन टीवी क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए? 450 ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसने 4 बार इधर एक अच्छा सपोर्ट लिया है इन रिसेंट पास्ट, और अगर पुराने लेवल्स देखे जाए तो वहीं पे 450 का एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि 450 बहुत अहमियत वाला लेवल है, मेक और ब्रेक है। तो इसको इसके नीचे अगर चलता है तो फिर काफी अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। मेरा पहला टारगेट नीचे में लगभग 424 का रहेगा और दूसरा 420 का रहेगा। तो ये 450 बहुत ही अहमियत वाली लेवल रहेगा। ओके, तो 450 एक अहम लेवल है और एग्जैक्टली उसी लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है।
सन टीवी का स्टॉक। नजर रखिए इस काउंटर पर जिस तरह से एक्शन बना हुआ है इस समय। नजर रखनी है एक और काउंटर पर, इन्फो एज। यहाँ पर निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। होम डिलीवरी ओवर द वीकेंड अलाउड है और भी कई सारे ट्रिगर्स हैं। हमने इसके बारे में 2 दिन पहले बात भी करी थी। अनिल जी भी स्टॉक के बारे में आपके साथ बात कर रहे थे। इन्फो एज पर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है। बागले साहब जरा इन्फो एज का चार्ट देखें। बाउंस बैक है डेफिनेटली। अगर बेचना है तो ये स्टॉक उन स्टॉक्स में से नहीं है जो बेचा जा सकता है। ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन ये माहौल में ये टिक नहीं पाएगा या चॉपी हो जाएगा, तो बाय करने की तो मेरी सलाह नहीं होगी। बट डेफिनेटली जब मार्केट जब तक बॉटम नहीं हुआ और जब वन वे नहीं चलेगा, ये स्टॉक नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म मतलब पोजिशनली महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मेरा 5200 के टारगेट है इसमें। ओके तो 5200 पोजिशनल टारगेट्स हैं। 7 तारीख को अनिल जी ने आपसे इसके साथ बात करी थी, रेकमेंड भी किया था कल के 2000 में। दोनों ही टारगेट्स हमें आते हुए दिखे थे, एक तभी आ गया था और एक अगले दिन आया था। पर हम देख रहे हैं इन्फो एज निचले स्तर से थोड़ी एक स्मार्ट रिकवरी ये काउंटर फिलहाल आपको दिखा रहा है, तो वहां पर थोड़ा एक्शन बना हुआ है। माइनर स्टॉक्स ये हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। डॉक्टर लाल में आपको फ्रेश खरीदारी के संकेत इस समय आ रहे हैं, तो वहां पर भी थोड़ा मोमेंटम आपको बढ़ते हुए दिखेगा। पर इसके साथ ही टेक्सटाइल स्पेस यहां पर भी रखनी चाहिए आपको नजर। कुछ खबरें आ रही हैं, आज तो बाजार की वीकनेस में गिरे हुए हैं, पर पिछले कुछ महीनों से देखें तो टेक्सटाइल्स में एक दमदार एक्शन है। क्या है खबरें टेक्सटाइल्स के लिए, आइए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताएं क्या चल रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए कई सारी खबरें आती रहती है और सरकार का भी फोकस है इस सेक्टर से। इसी वजह से हम देखते हैं काफी एक्शन में इस स्पेस में भी पिछले दिनों काम रहा। सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम जो है वो तैयार है ऑलमोस्ट। मंत्रालय का मशीन टूल इंपोर्ट घटाने पर काफी हद तक फोकस है। टेक्सटाइल मंत्री की तरफ से बयान आता हुआ दिखा है और खासतौर से घरेलू उत्पादन और मांग सुधारने पर लगातार ये फोकस कर रहे हैं ताकि इंपोर्ट कम हो सके और घरेलू मांग पर ज्यादा यहाँ पर फोकस किया जा सके। टेक्सटाइल में पीएलआई के फायदे क्या इसे अगर समझने की कोशिश करें, सबसे पहले तो मैनमेड फाइबर और अपैरल का दुनिया भर में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिशें हैं। साथ ही भारत में कॉटन से सिंथेटिक फाइबर की तरफ बढ़ने की भी कोशिश है, जिसमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हो रही है और आगे भी इसमें और ज्यादा तेजी की हम कोशिश करते हुए टेक्सटाइल सेक्टर और सरकार दिख रही है। दुनिया भर में 65% सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल होता है और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए ईपीसी से यहाँ पर सहारा मिलता हुआ दिखेगा। सरकार ने ईपीसी पर यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पर कारोबारी संस्थाओं से प्रस्ताव भी मंगवाए हैं, जिसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट भी हमने पिछले दिनों स्पेस पे आता हुआ दिखा। अब टेक्सटाइल सेक्टर के लिए चुनौतियां क्या है? सबसे पहले तो मशीन और टूल्स का इंपोर्ट जो है इसे खत्म करना है और एक तरह से घरेलू उत्पादन और डिमांड को उस पर फोकस बढ़ाना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है जिसको फेस करना है। इसके अलावा मशीन टूल मेकिंग को टेक्सटाइल के दायरे में लाना है, जो कि फिलहाल नहीं है और इसी की कवायद फिलहाल चल रही है। ये तमाम खबरें और खासतौर से पीएलआई स्कीम के लिए तैयारियों की जो खबरें हैं, इसके चलते इन दिनों टेक्सटाइल स्पेस जो है फोकस में है। सेंचुरी टेक्सटाइल, रेमंड, बॉम्बे डाइंग, अरविंद, टीसीएनएस क्लोथिंग जैसे तमाम शेयर्स हैं जिस पर इसके चलते नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो टेक्सटाइल शेयर्स पर रखने हैं नजर। आज ऑफ कोर्स बाजार की गिरावट के साथ यहां पर भी आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है, पर ढेरों खबरें हैं इस स्पेस के लिए जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। किरण जी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर कोई राय? 450 455 के लेवल्स पर कैसी दिखती है चार्ट आपको सर? सेंचुरी टेक्सटाइल्स अगर मीडियम टर्म आउटलुक लेते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे सपोर्ट के नजदीक है। 440 एक अच्छा बेस है, पिछला स्विंग बॉटम भी है, तो मेरा मानना है कि ये टूटना नीचे है। अगर ये टूटता है तो फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा और वापस एक बार 400 के आसपास ये स्टॉक जाते हुए देखेंगे। पर अगर 400 होल्ड होता है, 440 होल्ड होता है, तो मुझे लगता है वापस एक बार 480 490 के लेवल्स पहले देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो नजर रखिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर। ट्रिगर्स काफी पॉजिटिव हैं, बट ऑफ कोर्स गिरावट स्टॉक में आपको काफी तेज आती हुई दिखी है आज। देखते हैं यहां से फिर रिकवर होता है कि नहीं। कोरोमंडल इंटरनेशनल एक यहां पर भी नजर डाली, क्योंकि आज की गिरावट में इतना पार्टिसिपेट नहीं करा है और निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए वैसे हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक अच्छी खबर आई थी प्राइस हाइक्स को लेकर और फिर उसे रोल बैक किया गया। अब अगर आप देखें तो कोरोमंडल इंटरनेशनल रिकवर करते हुए दिखा है। सुमित जी, जरा इसके चार्ट देखकर बताएं कोरोमंडल इंटरनेशनल क्या चल रहा है यहाँ पर?
दीपांशु देखिए, मेरे को लग रहा है कि बाइंग के लिए एक बार वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स जिस तरह से गिर रहे हैं और मार्केट्स में जिस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है, शायद हो सकता है कि एक इस हफ्ते और थोड़ा सा पैनिक देखने को मिले। तो कोरोमंडल का जहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सवाल है, 775 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, फ्रेश बाय उसके ऊपर बनेगा, और नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 740 का है। 740 का लेवल टूटता है तो गिरावट और बढ़ेगी, और फ्रेश खरीदारी ऊपर में 775 के ऊपर ही करनी है, नहीं तो वेट एंड वॉच करना है। ओके, तो 775 के ऊपर अभी तो थोड़ा समय है, अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बट नजर रखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल को। फिलहाल अगर आप देखें आज के ट्रेड में तो निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी का रुझान इस काउंटर ने आपको दिखाया है। टाटा पावर पर नजर रखिए, ब्रेकडाउन फ्रेश गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। अब 91 के लेवल्स पर टाटा पावर आते हुए दिखा है। और वागले साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग दोबारा मैं इसलिए आ रहा हूं सर, क्योंकि आज सुबह इस पर आपसे बात करी थी, तब 180 के लेवल पर था और आपने कहा था 10 रुपए की गिरावट तो आधी आ जाएगी, उससे ज्यादा गिर चुका है। 10% का सर्किट लग चुका था, अब शायद 15% की लगने की तैयारी में। इंडिया बुल्स पर जरा फ्रेश कॉल दें सर, क्योंकि सुबह को जो आपकी कॉल आई थी वो तो सुपर हिट रही। दीपांशु, अभी भी कोई बाइंग के संकेत नहीं है। मुझे लगता है और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी एक बॉटमलेस पिट का जैसा जो हम कहते हैं वैसा एक पैटर्न बना है, और मुझे लगता है कम से कम 150 तक तो जाना चाहिए। यहाँ से भी मुझे 15-17 रुपए की डाउन मूव दिखती है। बेचना है मे बी 169, 172, 175 ये रेंज में। 175 के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस ये जाते हुए दिखता नहीं है। 179 का स्टॉप लॉस होगा तो बाउंस पे बेचिए। 150 का टारगेट। ओके, तो 150 का टारगेट है, यानी कि यहां से भी और बड़ी गिरावट। सुबह वागले साहब ने 180, 181 के लेवल पर कहा था कि 10 रुपए तो आज और गिर ही जाएगा, पर अब यहां से भागले साहब और लोअर टारगेट्स आपको दे रहे हैं। जहां तक इंडिया बुल्स का सवाल है तो उस काउंटर पर रखनी है नजर रखिए। डॉक्टर रेड्डीज पर इंतजार है। आज इनकी स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स का बाजार इंतजार कर रहा है। देखते हैं अगर वहां पर कुछ एक्शन बनते हुए दिखता है कि नहीं। बट सुबह से ही पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है डॉक्टर रेड्डीज, तो ये एक काउंटर है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, जिस तरह से मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं। मूव्स काफी और काउंटर्स पर भी आपको आते हुए दिख रहे हैं, नजर रखते हैं। इस बीच कुछ और भी अपडेट्स आपके लिए आ रहे हैं। आरटीजीसी सेवा के लिए थोड़े टाइमिंग्स बदले हैं, कुछ बंद किया गया है। रविवार रात 12 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगी आरटीजीसी सेवाएं। कुछ और अपडेट्स आपको थोड़ी देर में मैं बताता हूं, तब तक जय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चलते हैं जय ठक्कर के पास। आरटीजीएस ये करेक्ट अपडेट है। आरटीजीसी मेरे को लगा किसी और चीज के बारे में बात करें। आरटीजीएस जो बैंक्स के ऑनलाइन ट्रांसफर की बात होती है, वहां पर आपको टेम्पररी हॉल्ट होगा। रविवार रात 12 से दोपहर 2 बजे तक ये बंद रहेंगे। ये एक अपडेट आपके लिए आते हुए दिख रहा है। थोड़े और अपडेट्स इसके बारे में देंगे, तो चलते हैं। तब तक जय ठक्कर के बाद उनका स्वागत करते हैं कैश के ऑप्शन के लिए। बताएं जय। गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, मार्केट्स प्रीवियस स्विंग लो के आसपास से एक रिवर्सल दिखाया है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 14,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। 29 अप्रैल की एक्सपायरी का, जो करीब 272 पर चल रहा है, 272 पर चल रहा है। 29 एक्सपायरी जो है मंथली एक्सपायरी, वो उसका लेना चाहिए। वोलेटिलिटी आज काफ़ी बड़ी है इंडिया वीक्स अगर आप देखें तो, इसलिए मैं मंथली ऑप्शन ले रहा हूँ ये लेवल्स पर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु, यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट इसका बनकर आ रहा है दैट वुड बी 346। 272 पे लेना है, 346 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट बनेगा 380 का, एंड नीचे में स्टॉप लॉस आपको डीप प्लेस करना होगा 198 पर। ये बाय करने का रीजन ये है, डीप के प्रीवियस स्विंग लो के आसपास तो आ चुका है, एंड मुझे थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 14,250 से लेकर 300 का जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। 14,250, 300 का अगर होल्ड कर जाता है ये लेवल, तो शॉर्ट टर्म एक बाउंस आएगा। देखिए ओवरऑल एक मार्केट में हिंज देखने मिला है, दैट इज के एक बाई देखने मिला था और इमीडिएटली एक सेल देखने मिला है। तो ऐसा शार्प इमीडिएटली सेल ऑफ जब भी आता है तो मार्केट में एक बाउंस बैक जरूर आता है, और वो बाउंस बैक के बाद फिर से अगर मार्केट में एक ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा, पर वो इंपॉर्टेंट लेवल से अगर आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही अच्छा है। तो ये प्रीवियस स्विंग लो से आ रहा है, हेंस इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए 14,400 का 29 अप्रैल की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। 14,400 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय
30 अप्रैल के 272 रुपये में। जय की इसी कॉल में मैं जोश भर देता हूँ। जय, एक बढ़िया रिकवरी की उम्मीद है। 14,400 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 272 रुपये वाला 346 और 380 हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं ना आप? जी बिल्कुल अनुज जी, एकदम जो हिसाब से आपने कहा है डेफिनेटली वही हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, मूड माहौल ऐसा है, आप तो हिम्मत करके कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात है। तो बिल्कुल, तो अगर जोश थोड़ा सा कम है तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त तेजी करने वालों के हाल क्या है, लेकिन फिर भी एकदम सही लेवल से। और थोड़ी देर पहले बता दूं आपको, आपके प्रिय मित्र विश्वेश जी भी 14,400 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दे गए। 83 रुपये के आसपास वो इसी हफ्ते की एक्सपायरी वाला था। 50 का स्टॉप लॉस, 120 और 150 के टारगेट के लिए, और वो लगभग 108 110 रुपए के आसपास 105 110 रुपए की रेंज में पहुंच चुका है। अपने पहले टारगेट 120 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ ये कॉल ऑप्शन। और बैंक निफ्टी भी देखिए निचले स्तरों से लगभग 300 अंकों की रिकवरी दिखाता हुआ, और 14,250 दीप, जिसकी बार बार हम बात कर रहे थे कि वही सपोर्ट लेवल है। 50 पॉइंट का कुशन लेकर चलना चाहता हूँ इस तरह के बड़ी रेंज में। अदरवाइज 14,250 और आज का लो देखिए 14,248, वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट ले लिया और अब इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन सपोर्ट लेने की एक ईमानदारी से बढ़िया कोशिश की है। और बैंक निफ्टी ने भी 30,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की और वहां से 300 पॉइंट की रिकवरी आती हुई दिखी। तो हल्की फुल्की रिकवरी इस वक्त आपको बाजार में दिखेगी। आखिरी 15 मिनटों में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग के आसार आपको इस वक्त नजर आएंगे। तो ये है इस वक्त जाहिर सी बात है, खरीदारी का जब नाम आता है तो जय और विश्वेश दोनों निफ्टी पर ही फोकस करते हैं। बैंक निफ्टी, जय, मैं समझ रहा हूं कि आपकी खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं किस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकले स्पॉट में तो आप सोचेंगे कि हाँ अब इसे भी मैं देखूं, कम से कम खरीदूं ना खरीदूं, लेकिन खरीदने के लिए देख तो लूं कम से कम। अनिल जी, 31,000 31,000 के ऊपर जाता है तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग वहां पे ट्रिगर होगी। अगर 31,000 के ऊपर कंफर्टेबली अगर ट्रेड करता है स्पॉट में, देन डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट बन जाएगा बैंक निफ्टी भी। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी। थोड़ा मूवमेंट का इंतजार है, बट निफ्टी पर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है। विश्वेश जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी पर कॉल की खरीदारी की राय दी थी। आइए, आखिरी 10 मिनट हैं, जान लेते हैं अनिल जी की रीडिंग क्या है मार्केट की बिगुल स्ट्रैटेजी का। अनिल सर, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं बदला है, हल्की सी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में हुई थी, पर 70-75 अंक नीचे ही हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं, बॉन्ड यील्ड में ज्यादा बदलाव नहीं है। यूरोप के बाजार निचले स्तरों से जरूर रिकवर हो रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस पॉजिटिव हो गए हैं, और यूके पर भी निचले स्तरों से हमने रिकवरी आती हुई देखी है। बताएं सर, क्या करके जाएं? दीप, ये बताऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, और वो डॉक्टर रेड्डीज को लेकर आती हुई दिख रही है। जो सुबह हम आपको बता भी रहे थे कि डॉक्टर रेड्डीज के लिए आज एक बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि जो वैक्सीन है, जरा एक बार आप भी उसकी डिटेल्स पूरी तरह से खींचिए। जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसकी अप्रूवल के लिए आज बातचीत चल रही थी, शायद उस पर कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक 5,000 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। सुबह डॉक्टर रेड्डीज, सुमित जी ने जाते जाते खरीदारी करने की राय भी दी थी, 5,000 के पहले टारगेट के लिए वहां तक पहुंचता हुआ भी दिख रहा है। तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए स्पुतनिक वैक्सीन की अप्रूवल आने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एक बार इस खबर को जरा गौर से देखना जरूरी है, और ये आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है हिंदुस्तान में, जिसे ACC कहते हैं, आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ना मान लें, अमेरिका का नहीं, हिंदुस्तान का सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, इसने डॉक्टर रेड्डीज की इस दवा को, स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मंजूरी दी है। दीप, कुछ और डिटेल्स आती दिख रही है आपके पास? अनिल जी, खबरें यही चल रही हैं कि शायद इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। ऑफिशियली ये खबर अभी तक नहीं आई है, बट रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा सर, मीटिंग थी आज, और मीटिंग जिस तरह से प्रेशर बन रहा है भारत में वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर, अनुमान भी था कि शायद अप्रूवल आज मिल जाएगा। आपको याद होगा सर कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी इस मामले में 3-4 बार पहले भी मीटिंग कर चुकी है, और हर बार उन्होंने थोड़ा एडिशनल डेटा कंपनी की तरफ से मांगा था। आखिरी मीटिंग कुछ 10 दिन पहले भी हुई थी, और वहां से कंपनी से एडिशनल डेटा मांगा गया था। पर अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद अब स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मंजूरी मिल दी गई है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन ऑफ कोर्स रशिया में डेवलप की गई थी। उसके बाद सितंबर 2020 में डॉक्टर रेड्डीज ने रशिया के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ करार किया था।
क्लिनिकल ट्रायल्स करे गए थे भारत में और उसके बाद ये पूरा का पूरा डेटा सबमिट किया था। वहां से फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास रिव्यू के बाद अब ऐसा लग रहा है कि तैयारी हो गई है। हालांकि रेड्डीज के साथ साथ ग्लैंड फार्मा पर भी नजर रखिए, क्योंकि वहां पर भी उनका भी करार है स्पुतनिक 5 के साथ इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और पनेशिया बायो ये एक तीसरा स्टॉक होगा जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उनका भी करार है इस वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इनिशियल रिपोर्ट्स यही सजेस्ट कर रही हैं कि शायद इनिशियली भारत में इस वैक्सीन का प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, थोड़े समय के लिए इंपोर्ट की जाएगी। पर हां, अब क्योंकि वैक्सीन को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है, आसार यही आ रहे हैं, तो फाइनली भारत में भी अब इसका प्रोडक्शन आते हुए दिख सकता है। तो सर, अगर ये ऑफिशियली आ जाए न्यूज, तो फिर तीसरी वैक्सीन होगी जो भारत में अब इस्तेमाल होगी। कोविडशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब स्पुतनिक 5 भी लग रहा है सर कि भारत के लिए तैयार हो रही है। डॉक्टर रेड्डीज, ग्लैंड फार्मा, पनेशिया बायो, इन तीनों स्टॉक्स पर सर नजर रखनी पड़ेगी। और ये तो इमरजेंसी इस्तेमाल के बारे में बात की जा रही है, तो लेकिन इसमें और बाकी दो वैक्सीन में यही फर्क होगा। बंसल जी, आप बताएं, बाकी दो वैक्सीन तो इमरजेंसी वाली नहीं है, ये तो नॉर्मल यूज वाली है, ये इमरजेंसी इस्तेमाल में होगी, राइट? नहीं अनिल जी, जो पहले आया था अप्रूवल, तो अनिल जी इन्होंने इमरजेंसी यूज का ही लिया हुआ है, तो उसी कैटेगरी में आती है। बट ये तो अनिल जी डिटेल आने के बाद पता चलेगा इसका। वैक्सीन और कोविडशील्ड है वो इमरजेंसी मानी जाती है, नॉर्मल मानी जाती है? कुछ आइडिया इसके बारे में? नहीं अनिल जी, सबका जो अप्रूवल है इमरजेंसी के अंदर ही हुआ था। और इसका भी अनिल जी, जो इनकी एप्लीकेशन गई थी शुरू में तो इमरजेंसी यूज के लिए, पहली एप्लीकेशन तो इमरजेंसी यूज के अप्रूवल के लिए गई थी, उसके बाद का अनिल जी मुझे आइडिया नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए, डॉक्टर रेड्डीज के लिए। लेकिन कुल मिलाकर एक अचीवमेंट तो हो गई अगर इसका फाइनली अप्रूवल आ जाता है तो। फिलहाल इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, ये सोर्स बेस आता हुआ दिख रहा है। आप बुलिश थे डॉक्टर रेड्डीज पर आज सुबह सुबह। सुमित जी 4,875 पर, 5,000 तो हो ही जाएगा, 5,250 और 5,450 के टारगेट भी 5,250 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अगर आज ये अप्रूवल आ जाती है तो सुमित जी जरा चार्ट देखिए, रिवाइज करिए स्टॉप लॉस टारगेट फिर से। अनिल जी, मैं अभी भी बोल रहा हूं डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करें। मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए 10 की कमाई में दिया था, जिसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट 5,000 दिया था, और ये आज ही अचीव हो रहा है। आज का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है और हर घर में डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है। उसके अलावा अगर किसी को शेयर मार्केट में काम करना है तो डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक पोर्टफोलियो में रखे। ये स्टॉक अभी यहां से 5250 का टारगेट पहला हिट बहुत जल्दी करेगा और उसके बाद 5450 का टारगेट। मैं रिपीट करूंगा, ये स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया मूव दिखाएगा। इसकी दवा का नाम है स्पुतनिक। स्टॉक के अंदर में ही ऐसा ही स्पट आने वाला है और बहुत जल्दी ये अच्छी तेजी दिखाएगा। तो ये स्टॉक को होल्ड करना है, अभी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और अनिल जी, मैं एक स्टॉक और देना चाहूंगा, यहाँ पे एक बिगुल बजाइए ना प्लीज। बिगुल तैयार है, जल्दी से, मिनट बचे हैं 4 सुमित जी के लिए। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, अभी जो स्टॉक का बात चल रहा है, पेनेशिया बायो 248 का भाव चल रहा है। ये स्टॉक के अंदर अनिल जी ब्रेकआउट आ रहा है। 233 रुपए के स्टॉप लॉस से पेनेशिया बायो के अंदर खरीदारी करें। ये स्टॉक भी यहां से बड़ा जंप और बड़ा मूव दिखाने वाला है। 265 रुपए और 280 रुपए के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर कुछ भी पॉजिटिव संकेत आते हैं, स्टॉक के अंदर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है, तो स्टॉक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। 265 का पहला टारगेट, 280 का दूसरा टारगेट, 233 या 235 के स्टॉप लॉस से पेनेशिया बायोटेक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, 233 233 के स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस दूर नहीं है, 255 तो चल रहा है ऑलरेडी, 258 हो गया है। तो हाँ अनिल जी, स्टॉक भागे जा रहा है। मेरे को लग रहा है शो खत्म होने के पहले पहले 265 हो जाएगा। इसका भी कुछ कनेक्शन है क्या इस स्पुतनिक के साथ में? दीप, शायद कुछ खबरें पहले सुनी तो थी, पेनेशिया बायोटेक शायद इनकी मार्केट करने वाला, ऐसा कुछ तो था। बिल्कुल सर, पेनेशिया बायो का भी है। इनफैक्ट 100 मिलियन डोजेस के सप्लाई, यानी कि 10 करोड़ डोजेस के सप्लाई के लिए इन्होंने करार भी किया है इस वैक्सीन के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लैंड फार्मा, पेनेशिया बायो और साथ ही ऑफ कोर्स डॉक्टर रेड्डीज, ये तीनों ही कंपनीज तैयार हैं सर। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट इस वैक्सीन के अप्रूवल का ही आ रहा है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी पेनेशिया बायो के लिए लगभग 10 करोड़ डोजेस के सप्लाई के लिए इन्होंने करार किया था। एंड ऑफ कोर्स ग्लैंड फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज तो तैयार ही हैं सर। क्या गजब, मतलब पेनेशिया बायोटेक 265 पहला टारगेट हासिल, समझ जी गजब।
मान गए डॉक्टर रेड्डी। मैं एक अभी है ना, आप थोड़े दिन सुमित जी एक काम करो, ये सब कहाँ HDFC लिमिटेड वगैरह इन सब फालतू चक्रों में पड़े हो, सिर्फ फार्मा शेयर ही देखा करो, खाली आ जाओ सुबह सुबह सोच के बैठो, ओनली फार्मा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। 274 माय गॉड, गजब 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 गजब, अल्टीमेट क्या टाइमिंग है। और मतलब स्टॉक पकड़ने का टाइम भी। और दीप माफी चाहता हूं कि मैं 2:30 बजे की 3:20 की स्ट्रेटेजी दे नहीं पाया, क्योंकि जब 3:20 की स्ट्रेटेजी के वक्त ये खबर आ रही तो ये खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप देखिए 4,980 वाला डॉक्टर रेड्डीज, अब आप 5,110, बात करते करते 130 रुपए का डॉक्टर रेड्डीज का मूव आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखा। उसे कैसे मिस कर सकते हैं? इतना बड़ा मूव, इतनी बड़ी खबर मिस करना संभव नहीं, इसलिए 3:20 की स्ट्रेटेजी हमने मिस की। देखिए वहां से करीबन 150 रुपए डॉक्टर रेड्डीज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां से हमने खबर पकड़कर आपके सामने रखी है, ये होता दिख रहा है। जल्दी से सुमित जी, ग्लैंड फार्मा, इसके भी चार्ट देख लीजिए जल्दी से, वैसे समय बचा है 1 ही मिनट, देख लीजिए। अनिल जी, ग्लैंड फार्मा में भी मोमेंटम आ रहा है, 2640 का भाव चल रहा है, 2750 तक का मूव देखने को मिल सकता है, तो इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करें। और अनिल जी, पैनेशिया बायो वापस बोलना चाहूंगा, 280 का अनिल जी सर्किट लग रहा है स्टॉक के अंदर, क्लास मूव आया है, और डॉक्टर रेड्डी दोनों में मजा आ गया अनिल जी अभी। ओके, तो ये है बिल्कुल आपके लिए जबरदस्त पैनेशिया बायोटेक का मूव, डॉक्टर रेड्डीज का मूव। स्क्रीन का कोई भी एक्शन, कोई भी खबर छूटेगी नहीं, ये आप निश्चिंत रहे। और जहां जो जिस वक्त सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके सामने हम पूरी तरह से रखने की कोशिश करेंगे। रात 3:20 की स्ट्रेटजी का सवाल, तो जो जहां है जैसे यथास्थिति बनाए रखें, आपके पास जो पोजीशन है अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप लेकर जाएं। 31,000 के थोड़ा सा नीचे बंद होने की कोशिश है बैंक निफ्टी की, 14,300 के थोड़ा सा ऊपर बंद होने की कोशिश है निफ्टी की। जो एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी वो थोड़ी नीचे की मिलेगी, ये मानकर चलें आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, ये आपके लिए है। लेकिन आइए, बंद होता हुआ दिख रहा है, तो ये बाजार के बंद होने की तैयारी है इस वक्त। हो 14,350 इसके आसपास निफ्टी बंद होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, और 31,000 के थोड़ा सा नीचे। तो आखिरी मिनटों में कुछ शॉर्ट कवरिंग, कुछ खरीदारी आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही। तो 14,250 उस अहम लेवल को तोड़ा नहीं है, और 30,500 के आसपास से 400 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में, 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आती हुई दिख रही है। हाँ, हफ्ते के पहले दिन ऐसा लग रहा है जैसे 7-8 दिन से काम कर रहे हैं, 2 हफ्ते से काम कर रहे हैं, और बीच में कभी ब्रेक ही ना मिला फाइनली। सच्ची में मतलब ऐसा पता नहीं, एक बार जरा सबको दिखाओ हमारी स्क्रीन पे, मैं एक बार सबके चेहरे देख के जानना चाहता, किस किस के सिर पर ऐसा लग रहा है कि 10-15 किलो का वजन रखा हो एकदम ऐसा। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब इतना भारी वजन लेके घूम रहा हूँ ऐसा। आपको भी किसी को लग रहा है ऐसा? जी, मेरे को लग रहा है। आपके तो स्टॉक भाग रहे हैं, आपको कहाँ से लगे? झूठ बोल रहे हो आप। आपका डॉक्टर रेड्डी भागे जा रहा है, आपका पैनेशिया, आप तो देखो चेहरे सब स्माइल ही अकेला आदमी कर रहा है इधर, बाकी हम तो या फिर थोड़ी बहुत आशु जी कर रहे हैं। आशु जी तो करेंगे ऐसे मामले। ये राकेश जी, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी राकेश जी, पहले आप बोलिए। नहीं अनिल जी, मैं भी अनिल जी सेम टू सेम 15 किलो वाला बाहर अनिल जी फील कर रहा हूँ, मतलब कि अपने ऊपर भी और पोर्टफोलियो के ऊपर भी। चलिए बढ़िया। कुणाल जी? अनिल जी, सेम टू सेम फीलिंग है अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है अनिल जी, जैसे कोई भार हो। बिल्कुल सही कहा आपने। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बात सही है, इसलिए मैंने कहा कि जाते जाते ठीक है, जो होना था वो हो गया। जी 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 आशु सर। अनिल जी, कुणाल जी की बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि कई बार मेरी इनसे पर्सनल चैट चलती है, मतलब अभी भी 3 दिन पहले भी थी, और इन्होंने मेरे साथ जो मंदी की हम बात जो आज आई है इसकी आइडेंटिफाई की, और इन्होंने पूरा साथ भी दिया। तो अनिल जी, जितनी मर्जी मंदी आ जाए, इन्होंने तो कुछ बेचना है नहीं, तो काहे का बाहर इनको फेस करना पड़ता है। सही बात तो ये सब गलत बात है अनिल जी, इनको कुछ बेचना नहीं है या कोई अपॉर्चुनिटी इनके लिए। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। कहने 15 kg का बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये अनिल जी 1000 नीचे हो 1000 ऊपर हो, तो इन्होंने तो एकेडमिकली देखना है। हाँ। तो काय का बहुत चाहिए। और आपका कौन सा शेयर, आपके शेयर का मार्केट से लेन देना क्या? वो सारी एमएनसी जिसमें 5-15 शेयरों का वॉल्यूम रोज होता है, उसमें आप ले लेके कुंडली मार के बैठ गए खजाने पे ऐसे, जो मतलब जनरेशन में अब छोटे कुणाल जी बेचेंगे अगर जरूरत पड़ी, कभी मन आ गया तो, जरूरत भी नहीं, भगवान न करे कि जरूरत पड़े, कभी उनका मन हो गया तो कुणाल जी तो बेचने से रहे, ये बात पक्की है। तो बढ़िया है,
अच्छे स्टॉक्स लेकर बैठे रहे। लेकिन अब एक अच्छी बात इस वक्त जो बाजार में होती दिख रही है आशु सर, जो आप भी उसका पूरा समर्थन करेंगे, अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बाजार कल सुबह 9:15 बजे तक काफ़ी स्टेबल रहने वाले हैं। अब यहाँ से गिरावट थमती हुई दिख रही है, तो कम से कम अब से लेकर सुबह 9:15 बजे तक जो कुछ अगर एक ही कंडीशन पर कि अगर आप SGX निफ्टी ना देखें तो SGX निफ्टी देखेंगे तो फिर ऊपर नीचे तो हो गई है। बाकी कम से कम निफ्टी बैंक निफ्टी शांत हो चुके हैं आज के लिए। 14,310 ये फाइनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। फाइनली 14,300 के ऊपर की क्लोजिंग, मतलब अब खराब तो जितना होना हो ही चुका है, हो भी सकता है, लेकिन फिर भी कम से कम 14,290 ज़्यादा खराब लगता है, 14,310 कम खराब लग रहा है। बैंक निफ्टी में लेकिन वैसे हालात नहीं है, 31,000 के नीचे 30,792 पर बंद होते हुए 1,656 और 1707 अंक नीचे बंद होता हुआ सेंसेक्स। ये है आज का आपके लिए क्लोजिंग का हाल। आइए बाजार बंद होने के बाद के आयोजन के बारे में आपको बता दिया जाए। कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और पिछले 24 घंटों में 2.25 लाख कम नए मामले आते दिखे हैं। महाराष्ट्र में हालत बहुत खराब है, तो दिल्ली यूपी समेत 16 राज्यों में स्थिति बहुत नाजुक है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें बैठक कर रही है ताकि कोरोना को हराने के कोई उपाय ढूंढे जा सके। वहीं महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है 1-2 दिनों में किसी लॉकडाउन का ऐलान भी हो जाए। वहीं दूसरे राज्यों ने भले ही लॉकडाउन ना लगाए हो, लेकिन इसकी आशंका से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल बड़ा है कि कोरोना को हराने के लिए क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है या फिर कुछ और रास्ते भी है। आज अपने खास मेहमानों से इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ICMR NIV पुणे के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर होंगे हमारे साथ, केईम हॉस्पिटल मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख साहब और साथ ही कोविड टास्क फोर्स पुणे के मेंबर डॉक्टर अभय शुक्ला। इन तीनों से करेंगे बातचीत की क्या है इस कोरोना को हराने का सॉल्यूशन। लॉकडाउन से हारेगा कोरोना? क्वेश्चन मार्क। शाम 4:56 जवाब। आप में से कितने लोग निवेश करते वक्त महंगाई को ध्यान में रखते हैं और निवेश ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर महंगाई की मार ज़्यादा न पड़े और महंगाई को मात देने की क्षमता हो? तो ऐसा निवेश का विकल्प आपको कहां मिलेगा? फिक्स इनकम, गोल्ड, प्रॉपर्टी या फिर इक्विटी? ये 4 ऐसे आपके सामने ऑप्शन हैं जिनसे आपको जानना समझना जरूरी कि महंगाई से पार करने के लिए कहां से मिलेगी मदद। और आज शाम 6:26 यानी कि 6:30 बजे इसी विशेष मुद्दे पर होगी बातचीत मनी गुरु में। महंगाई को मात देने वाला निवेश, ये शो जरूर देखिएगा। रात 8 बजे इंडिया 360 में आपके लिए होंगे आज कुछ बेहद खास मुद्दे। कवर स्टोरी में आज बात करेंगे देश में कोरोना से मचे हाहाकार और देंगे जवाब कि क्या देश में लॉकडाउन से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। दूसरी कवर स्टोरी में हम बात करेंगे कई राज्यों में वैक्सीनेशन की नई खेप पहुंच चुकी है, तो क्या वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त है या फिर अभी भी शॉर्टेज की शिकायत है? तो दूसरी स्टोरी है वैक्सीनेशन खत्म हुई टेंशन, ये आपके लिए दूसरी स्टोरी। इसके अलावा बंगाल के 5वें चरण के चुनाव की भी बात करेगी। बंगाल का रण 5वां चरण कवर स्टोरी के साथ ही होगी। कारोबार और मनोरंजन से जुड़ी सारी खबरें आज शाम 7:56 पर इंडिया 360 पर। आप भी अपनी राय, सवाल, सुझाव और जो खबर आप देखना चाहते हैं #ZEEIndia360 पर भेजिएगा ज़रूर। हम आपके सवालों को, सुझावों को कार्यक्रम में करेंगे शामिल। आइए फाइनली रिकवरी के साथ, हल्की रिकवरी के साथ, रिकवरी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डे लो से हल्का सा ऊपर बाजार फाइनली बंद होते दिख रहे हैं। 1700 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, 1650 अंक नीचे बैंक निफ्टी और 525 अंक नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। इन दिनों की सबसे बड़ी और तेज़ गिरावट आपके सामने ये आती हुई दिखी है आपके सामने। अब आइए लोएस्ट क्लोजिंग जो आपको मिली है निफ्टी के, वो 25 मार्च के बाद की मिली है और 1 फरवरी को 14,281 की हुई थी, उसके बेहद करीब बाजार बंद होते हुए दिखे। तो बजट के पहले वाले लेवल्स के आसपास हम पहुंच चुके हैं। हालांकि 25 फरवरी का जो झटका लगा था उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा आशु सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको, शो खत्म करें उससे पहले। 1 मार्च से 12 अप्रैल, ठीक है, ये 1 मार्च से 12 अप्रैल, पिछला पूरा महीना मार्च का और अभी अप्रैल का, 2020 में 14 दिन बाजार नेगेटिव बंद हुए थे। कितने? 14 दिन, जिसमें वो भी सब आ गया आपका, जोर से गिरा था और 23 मार्च को एकदम लो बनाया था और वो सब कुछ हुआ था। और 2021 में मालूम है क्या हुआ? 2021 में भी 1 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक 14 बार। हाँ, इस बार भी 14 बार और उस बार भी 14। इसका क्या मतलब निकालें?
अनिल जी, इसका मतलब तो अब दोनों तरफ अगर रिवर्सल निकालें कि वो 14 दिन की जो मंदी थी उसके बाद कैसी बड़ी तेजी आई, और अगर वैसा ही कुछ करना, कोरिलेशन करना चाहते हैं तो 14 दिन की तेजी थी उसके बाद मंदी आ सकती है। पर अनिल जी, एक चीज तो मैं देखो पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ कि इस 2021 में ना जो लोग 2020 ढूंढते रहेंगे, क्योंकि वो आदत खराब हो चुकी है, जितनी नई पॉपुलेशन हमारे आई है वो बहुत दिक्कत में आएगी। और अनिल जी, जो मुझे ट्रेडर से ज्यादा इन्वेस्टर को डर लगता है, क्योंकि होता है ना ये ऊपर में लिया हुआ है, ये लास्ट में लिया हुआ है, इसने वो सारा कमाया धमाया ना। अब जैसे अभी भी ट्रेडर्स का है, बाकी देखिए अनिल जी, ये तो पिछले 5, 7, 10 दिन में 20-15 ट्रेड में किसी ने कमाया हो, 2 ट्रेड कोई भी हाथ में रह गया अनिल जी, निकल गया। सो आई एम मोर वरीड, मैं जो बार बार मतलब कई बार रिपीट कर चुका हूं कि 15,000 से ऊपर के लेवल पे बहुत सारे कुछ 1-2 सेक्टर 3 को छोड़ दें तो वो दिक्कत आ सकती है। मतलब पैसा बनाना 2021 में बहुत मुश्किल रहेगा। बात तो सही है आपकी, और अब तक तो एकदम सही लग भी रहा है, बनाना आसान है नहीं, ये होता दिख रहा है। आज जो 10% से ज़्यादा स्टॉक गिरे हैं, अगर एफएनओ के स्टॉक की आप देख लें, इतनी लंबी लिस्ट है, कम से कम 12-13 स्टॉक ऐसे हैं जो 10% से ज़्यादा गिरे हैं। एफएनओ के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें भेल चार्ट्स को टॉप करता हुआ 13%, उसके ठीक नीचे आईबुल हाउसिंग, उसके ठीक नीचे डीएलएफ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, इनके बीच में टाटा पावर भी घुस गया, जिसको अच्छा और मजबूत मानते थे, अदानी एंटरप्राइजेस, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहाँ बड़ी मार पड़ी है। फाइनली चलिए जी आशु सर जी। अनिल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप एक चीज देखिए अनिल जी, जिन स्टॉक्स की आपने बात की, मैं एकेडमिक बात कर रहा हूं, मतलब पूरी साम दाम दंड सारे एनालिस्ट की मेहनत लग के बैंक ऑफ बड़ौदा को 65 से 10, 12, 15, 20 ब्रेकआउट करके 85 तक लेके गए। अनिल जी, 15 दिन के अंदर वो 85 वाला 65 है, महीनों की मेहनत मतलब सारी खत्म हो जाती है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसी सब में आज हमारे एनालिस्ट सेल कॉल्स दे रहे थे और हमने अक्रॉस द बोर्ड सेल कॉल दी। तो अनिल, कोल इंडिया, तो अनिल जी महीनों लग के ये स्टॉक्स देखो कहां से कहां पहुंचे, जो अभी टाटा पावर में भी आपने बात की, और अनिल 2 दिन के अंदर सारा। तो मुझे ये जो चीज दिखती है ना, यही मुझे इन्वेस्टर्स का डर लग रहा है कि इतनी जो तेजी बनी और इतने टाइम के बाद वो ऐसे घंटों में और चंद लम्हों में उड़ी है। तो आशीष जी, वो बात तो वही है ना, जो आदमी सुसाइड करने के लिए 10-15 माले की बिल्डिंग में ऊपर चढ़ता है तो उसको चढ़ने में टाइम लगता है, नीचे आने में थोड़ी टाइम लगता है कूदने के बाद। मार्केट का हाल ऐसा ही है, जब जाता है ऊपर तब सीढ़ी से जाता है, आता है नीचे तो लिफ्ट से आता है। तो ये हमेशा का रोना है, लेकिन क्या करें, अब ठीक है, इसी में अब जब मौका मिलेगा वापस से बैंक ऑफ बड़ौदा ही खरीदा जाएगा 20 रुपए नीचे, चिंता न करें, 20-25 रुपए आने दीजिए नीचे, इसको भी खरीदने के लिए लोग तैयार है। फाइनली चलिए, जो है वो है, जो होगा वो होगा। आप और हम क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को संभालिए, अपनी हेल्थ को संभालिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। 2020 में भी दुनिया खत्म नहीं हुई, 2021 में भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, शांति से आराम से ये भी निकल जाएगा। बहुत इससे बुरे वक्त निकले, ये कुछ भी नहीं। एंजॉय, फैमिली के साथ वक्त बिताएं, सेफ रहें, कोरोना से लड़ना है, बाहर निकल कर नहीं, घर में रहकर।